हे माय लवलीज़ पार्ट आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी टाइम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी टाइम उसके प्लॉट पसंद आए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को। विंग, जिसकी एज बस 18 साल होने वाली है, कुछ ही दिनों में विंग अपने कमरे में सोया हुआ था। रात के 12:15 बज रहे थे। एक शख्स अचानक से विंग के कमरे में अटैर होता है। विंग, हमारा सेकंड मेन लीड कैरेक्टर, एक ऑर्फन है क्योंकि उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया था। कब, कैसे, क्यों, हम बाद में जानेंगे। एक शख्स जो कि उसके कमरे में अपेयर हुआ था, उसके विंडो से आती हुई चांद की रोशनी जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उस शीतलता तीज में वो शख्स जिसने ब्लैक कलर के लवादे वेयर किए हुए थे, धीरे धीरे करके विंग के करीब बढ़ता जा रहा था। विंग, जिसके दोनों हाथ उसके चेस्ट एरिया पे थे, वो शख्स विंग के पैरों को टच करता हुआ धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था। वो अपने हैंड्स को धीरे धीरे करके कई बार विंग के बॉडी को टच कर चुका था। विंग अचानक से करवट हो जाता है और पिल्लो पकड़ के मौन करना स्टार्ट कर देता है। ये कोई पहली बार नहीं था जब ये एहसास हो रहा है। विंग जब से 18 साल होने वाला था, पिछले 6 मंथ से रोज रात को विंग के साथ ऐसी ही फीलिंग होती है। हर ना जाने क्यों वो उसमें खो जाता है। वो शख्स, उसके हैंड उसके थाइस पे चल रहे थे। धीरे धीरे करके उसके हैंड उसके पैंट्स के अंदर भी जाने लगते हैं और उसे जैसे ही टच करता है, विंग मौन करते हुए आईज ओपन करता है, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। विंग अगल बगल देखते हुए जैसे अपने पैंट्स को देखना है, वो आश्चर्य में था क्योंकि व्हाइट लिक्विड उसके पूरे पैंट के ऊपर बिखरा हुआ था। विंग हड़बड़ाते हुए कहता है, ये क्या है? हर हर रोज रात को मुझे नाइट फॉल्स क्यों आ रहे हैं? क्या मुझे कोई बीमारी लग गई है? फिर कुछ और हो रहा है मुझे। अचानक से ये सभी चीजें देखकर विंग बहुत घबरा गया था। अब वो वॉशरूम जाता है, अपने पैंट्स नीचे कर देता है और ऐसे नेकेड खड़ा मिरर में खुद को देख रहा होता है। एक शख्स कबर्ड में था जो कि ये सारी चीजों को देख रहा था। उसके लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे थे और गला सूख रहा था। वो बहुत ज्यादा नर्वस था, लेकिन उस समय उसकी प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं थी। पानी से खुद को क्लीन कर लेने के बाद, कपड़ा चेंज कर लेने के बाद जब विंग जैसे ही सोने के लिए आता है, अचानक से उस डोर का दरवाजा पिटपिटाता है। विंग उस डोर को ओपन करते ही एक जोर झन्नाटेदार थप्पड़ विंग के गाल पे आके पड़ता है। विंग अपना गाल पकड़े ही उसके फेस दूसरी तरफ टर्न हो गया था। सामने से कड़क वॉइस आती है, इतनी रात को सावर क्यों ऑन कर रहे थे और क्या कर रहे थे? हाँ, विंग कहता है, आंट, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस वॉशरूम गया था। उसकी आंट कहती है, तुमने मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी, तुम्हें पता है? तो वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। इतना बोलकर विंग वापस से मुंह सर नीचे झुकाए हुए था। उसकी आंट उसे कहती है, जाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। विंग वहां से खड़ा था, आंट उसकी चली जाती है और उसके बाद विंग दरवाजा बंद करके बेड पे आकर बैठ जाता है। उस डेस्क के किनारे एक फोटो फ्रेम रखा हुआ था जिसे वो अपने हैंड में लेते हुए कहता है, मॉम, डैड, आखिरकार आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हाँ, ये बोलते हुए भी उस फोटो फ्रेम को अपने सीने से लगाकर उस बेड पे ऐसे ही बिना पिल्लो के सो जाता है। जैसे उसकी आंख लगती है, थोड़ी देर बाद एक शख्स फिर से उसके सिरहाने एक पिल्लो रख देता है एंड उसे कंबल से टक कर देता है और वहां से वो चला जाता है। अगली सुबह नींद हड़बड़ाकर उठता है तो वो फोटो फ्रेम नीचे गिर जाती है, जिससे वो कांच टूट जाता है। वही उस फोटो फ्रेम को भी हाथ में लेकर के ठीक कर ही रहा होता है, दरवाजा खुलते ही एक किक उसके पिछवाड़े पे पड़ता है और विंग सीधे उस फोटो फ्रेम के ऊपर उसके हाथ लग जाते हैं। उसके हाथ में कई सारे कांच लग गए थे। पीछे से आंट उसका चिल्लाते हुए कहती है, सुबह उठते नहीं हो कि क्लेस करना स्टार्ट कर देते हो? अब क्या तोड़ा तुमने? विंग अपने हाथों को दिखाते हुए कहता है, मॉम डैड का फ्रेम, फिर क्या? उसकी आंट कहती है, अच्छा, काम ना करने के नए बहाने हैं, जाके हाथ में बैंडेज करो और घर का काम करना स्टार्ट करो, नहीं तो तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा। सोच लो, और ना ही स्कूल की फीस भरी जाएगी। रिंग जल्दी से सारे फ्रेम के शीशे को समेटता हुआ अपने हाथ से कांच के निकाल कर जैसे तैसे करके हाथों को ऐसे पानी से धो लेता है और हाथ में बैंडेज कर लेता है। अच्छे से नहीं किया था पर कर लेता है।
उसके बाद विंग जब डाइनिंग एरिया पे आता है तो वहाँ पे लायला बैठी थी, जिसे देखकर विंग चुपचाप से एक कॉर्नर जाकर बैठ जाता है। लायला उसे देखती है और कुछ नहीं कहती है। उसके बाद लायला की मॉम, जो कि विंग की आंट लगेगी, वो आकर के 2 प्लेट रख देती। लायला के लिए फुल प्लेट मील था, वहीं विंग के लिए बहुत ही कम मात्रा में मील था और 1 गिलास दूध दोनों के लिए था। विंग कुछ नहीं कहता है, चुपचाप से उसे खा लेता है। विंग वो दूध पी लेता है एंड देन वहां से जाते वक्त वो कहता है, मुझे कुछ पॉकेट मनी चाहिए, मुझे नए बुक्स लेने हैं। उसकी आंट कहती है, हाँ, कब तक, आखिरकार कब तक तुम्हें खर्च करना होगा, तुम मर क्यों नहीं जाते? हाँ। विंग बिना कुछ बोले वहां से बिना पैसे लिए ही निकल जाता है। विंग को अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा तंग आ चुका है। रोज की किट, रोज की पिट पिट, घर के इतने सारे रूल्स, इसे फॉलो करते करते विंग अपनी लाइफ गुजार चुका है। विंग कॉलेज आता है, आने के साथ ही अपना बैग रख देता है एंड देन वो पहले जाता है, जो उसके पास थोड़े बहुत पैसे थे तो एक केन ज्यादा लेने के लिए वो लेकर के जब आ ही रहा होता है, अचानक से उसे किसी से टक्कर होती है। जब वो मुड़कर देखता है तो सामने कोई और नहीं बल्कि स्वयं था, जिसे देखते ही विंग को डर लगता है और कहता है, "अ, मुझे जाना है।" सोया विंग को ऐसे शोल्डर पे पुश करते हुए कहता है, अच्छा, कहाँ जाना है बच्चों तुम्हें? हाँ, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? चलो, छोटे बेबी ये नहीं पीते हैं ना, मुझे दो। इतना बोल विंग के हाथ से वो केन ले लेता है। विंग कहता है, पर ये मेरा है, मैंने खरीदा है, दो मुझे। पर सोया उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसकी पीठ में मारते हुए कहता है, बहुत जवान चलने लगी है तुम्हें, हाँ, बहुत ज्यादा ही। इतना बोल करके और वो उसे ऐसे घूंसा वूसा लगाकर निकल जाता है। विंग जब लगा ऐसे ना लेटा हुआ था तो सामने से जूते की टक 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 की साउंड आती है और सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं। वहां से एक शख्स, जो कि हमारा फर्स्ट मेल लीड कैरेक्टर था, वो एंटर करता है। उसके एक साथ बैकपैक था, उसने इस पूरी यूनिफॉर्म पहना हुआ था एंड वो बहुत ही ज़्यादा हॉट, टैसी, अट्रैक्टिव लग रहा होता है। वो सबको देख रहा होता है, जहाँ पर लड़के और लड़कियां, वाह, ओ ला ला ला, यस, ऐसे बोलते हुए उसे घूरे जा रहे होते हैं। हनुमान जी विंग के बगल से क्रॉस करता हुआ निकल जाता है। विंग सोच रहा था, मैंने इसे कहीं तो देखा है, ये बोलते हुए वो ऐसे ना अपने मतलब फेस को, सर को बचा लिया हुआ था। उसके बाद जैसे टीचर की आने की साउंड सुनते सब लोग भाग जाते हैं। विंग उठकर अपने टमी को पकड़ के वहां पे बैठा हुआ था। उसने घर पे अच्छे से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, उसका केन भी छीन लिया गया था। हाँ, वो बहुत ज्यादा निराश हो चुका था। वो वॉशरूम आता है एंड देन अपने लेफ्ट हैंड से ही सभी कपड़े को ठीक ठाक करने के बाद अपने डेस्क पर आकर के ऐसे मुड़ी ना नीचे करके सो जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद टीचर आते हैं। टीचर आने के साथ ही कहते हैं, स्टूडेंट। विंग अनमने मन से ऐसे लेटे लेटे टीचर को देख रहा होता है, क्योंकि उसका ना ही पढ़ाई में मन लग रहा था, ना ही किसी और काम में। टीचर कहते हैं, आज हमारे क्लास में एक न्यू स्टूडेंट की एंटर हुई है, तो चलो सब लोगों से वेलकम करो। सामने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि लैन वांगजी था। वांगजी इंट्रो देता है, हाय, मेरा नाम लैन वांगजी है और मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, मैं ट्रांसफर होके यहाँ आया हूँ। और इतना बोलकर वो सबको ऐसे देख रहा होता है एकदम कोल्ड लुक के साथ में। सारे लड़के लड़कियां उसके मुंह से तो लाड टपक रहे थे। मम्मा, वैनजिंग, नी सिंह, शुयांग, यहाँ तक कि लाइला, सब लोग वांग जी को घूर के देख रहे होते और सब लोग सोच रहे थे कि भाई वो मेरे बगल में आके बैठे, मेरे बगल में आके बैठे। विंग, जो कि लास्ट बेंचर था, उसके बगल वाली एक सीट खाली थी। वांग जी अपना बैकपैक लेते हुए उसके बगल में जाकर बैठ जाता है। विंग उससे देखते ही अपना फेस दूसरी तरफ टर्न करके सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब क्लास चालू होती है तो टीचर पढ़ा रहे होते हैं। लिखना चाहते हुए भी लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश कर रहा था, पर उससे लिखा नहीं जा रहा था। लान वांग जी कहता है, लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूं। विंग कहता है, नो थैंक्स, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। विंग गुस्सा हुआ था क्योंकि उसने वांग जी को देखा कि वो उसे एकदम करीब से क्रॉस करके चला गया। वो उसे उठाया तक भी नहीं। और विंग क्यों गुस्सा था उसे खुद नहीं पता था। और वो ना लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालांकि लिखा नहीं जा रहा था। लास्ट में विंग गुस्से के मारे अपने राइट हैंड में पेन पकड़ता है, देन जैसे लिखने वाला होता है उसके मुंह से चीख निकल जाती है। टीचर कहते हैं, क्या हुआ? विंग कहता, नथिंग सर। फिर उसके बाद टीचर कहते हैं, तो शोर क्यों मचा रहे हो, चलो बाहर जाओ। तभी वांग जी कहता है, नो, इसके हैंड में बैंडेज लगा है और ये कहीं नहीं जाएगा। भाई साहब, उसकी बात सुनने के साथ सारे स्टूडेंट टीचर भी वांग जी को देखने लगता है। फिर वांग जी कहता है, क्लास कंटिन्यू करें।
फिर टीचर लिखना स्टार्ट कर देता है। वांग जी गुस्से में विंग का नोटबुक छीन लेता है, देन लिखना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे वांग जी अपने लेफ्ट और राइट हैंड दोनों से लिख रहा था, मतलब कि वो अपने कॉपी में भी नोट कर रहा था और विंग के भी कॉपी में नोट कर रहा था। विंग को आश्चर्य हो रहा था, लेकिन फिर भी विंग बस देख रहा था उसे साइलेंटली, क्योंकि विंग अंदर से टूटा हुआ, हारा हुआ, बहुत ही ज्यादा मासूम सा फेस लेके बैठा हुआ था। क्लास खत्म हो जाने के बाद विंग अपना बैकपैक पैक करता है, देन अपने पीठ पे टांगते हुए वहां से निकल जाता है। वांग जी उसे हे आवाज लगाता है, पर विंग कुछ नहीं कहता है। वांग जी कहता है बहुत अच्छी फोटो। उसके बाद विंग सीधे डिस्पेंसरी आता है। वो छोटा सा क्लिनिक है जहाँ पे जियांग सिंह वहाँ का डॉक्टर है। विंग मतलब छोटा सा क्लिनिक बोल सकते हैं, जहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक, जहाँ पे जियांग सिंह अपना चला रहा होता है। जियांग सिंह विंग का फेस लटका हुआ देखता है तो कहता है आज क्या तोड़ के आया हूँ। विंग कहता है जियांग सिंह मेरी लाइफ इतनी ज्यादा हेल्प क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं परेशान हो गया हूँ। मेरी आंट मुझे रोज बुली करती है, मुझे समझ नहीं आता मुझे इस घर में रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए। इस पे जियांग सिंह कहता है मैंने तो कितनी बार कहा है हमारे साथ चलो, पर तुम हो कि वहां से आते ही नहीं हो। विंग कहता है मेरे मॉम डैड की निशानी है वहां, उनकी यादें हैं, मैं वहां से आना नहीं चाहता, मुझे अच्छा लगता है, प्लीज। जंग जंग कहता है हाँ ठीक है हाथ तो, इतना बोलकर विंग के हाथों का बैंडेज को खोल के अच्छे से मरहम पट्टी करके लगा देता और दवाई दे देता और कहता है ये लो। विंग कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। जंग जंग कहता बस बहुत हुआ, पैसे नहीं है, मैंने तुमसे पैसे मांगे कभी, मेरा बस चले तो तुम्हारी उस आंट को ना बेहोशी की दवा दे दूं मैं। और इतना बोलकर जंग जंग विंग को कंसोल कर रहा होता है। विंग अपने मन में कहता है मैं किसी लायक नहीं हूँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। ये सब कुछ कर देने के बाद जैसे विंग घर आता है, एक और जोरदार थप्पड़ विंग को गाल को रसीद कर चुका था। विंग अपना फेस घुमाते हुए कहता है आंट आपने मुझे क्यों मारा। उसकी आंट कहती है तुम घर लेट आए हो। विंग कहता है 6 बजने में 5 मिनट टाइम है। उसकी आंट कहती है मुझसे बहस मत करो और जाओ जाकर पोछा लगाओ, और हाँ दूसरी बात ये अपने गंदे कपड़े और ये सभी चीजें बाहर ही रखा करो, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा सामान उठा के बाहर फेंक दूंगी, समझे ना। विंग कहता है पर आंट मैं तो बिल्कुल सही टाइम पे आया। उसकी आंट कहती है टाइम देखो, तुम 6 बज के 1 मिनट पे आए हो। उसकी आंट आकर इसको थप्पड़ आ गया, उसके साथ बकवास करने में 5 मिनट टाइम वेस्ट कर चुकी थी और विंग घर के बाहर ही खड़ा था, ठीक है, घर के अंदर एंड नहीं किया था, दैट्स व्हाई। विंग कहता है मैं टाइम पर आऊं तब भी बुरा, नहीं आऊं तब भी बुरा। विंग रोते हुए उसके बाद वो अपने कमरे में आता है और आने के बाद ही अपना बैग रख देता है। उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, दैट्स व्हाई वो कपड़े चेंज करके स्कूल यूनिफॉर्म को और घर में पोछा लगाना स्टार्ट कर देता है। जब वो पोछा लगा रहा होता है तो उसकी आंख से आंसू गिर रहे होते हैं। लायला उसी वक्त घर वापस आ रही होती है। लायला वहां से क्रॉस कर जाती है और विंग को एक नज़र बस देखती है। विंग बस उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि लायला उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी है, ना ही उसे कभी कुछ काम करना पड़ता है। वो अपनी मन की मर्जी से कभी भी कहीं भी आ जा सकती थी और उसकी मॉम उसे कभी भी किसी भी बात के लिए नहीं रोकती टोकती थी। विंग सोच रहा था कि वो जब 18 साल का हो जाएगा, लीगल एज का, तो वो यहाँ से चला जाएगा, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़ेगा। ये सारी बातें सोचते हुए विंग घर का काम जैसे तैसे करके फिनिश कर देता है। हालांकि उसके हाथ बहुत दर्द हो रहे थे और बैंडेज भी गीला हो रखा था, जिसके बाद वो वॉशरूम आता है, बैंडेज क्लीन करता है एंड देन अपने कपड़ों को चेंज करते हुए बाहर आता है, जहाँ पे हर रोज की तरह थोड़ा बहुत बचा हुआ खाना विंग के हिस्से आता है। विंग चुपचाप से उस खाने को खा लेता है एंड देन अपने कमरे में आकर पढ़ाई करता है। पढ़ाई कर लेने के बाद आज यूजुअली बेड पर सो जाता है। ऑलवेज हर दिन के जैसे आज रात के 12 बजे फिर से एक शख्स उसके कमरे में दाखिल होता है, उसकी पूरी बॉडी को टच करता है। टच करने के साथ ही जैसे इसके अंदर हाथ डालता है, वो फिर से नाइटफॉल का शिकार हो चुका था। विंग जब ये देखता है हड़बड़ा कर उठकर बैठता है, लेकिन वो शख्स वहां पे नहीं था। विंग इससे पहले कि कुछ समझ पाता, वो उतर के जल्दी से विंडो के पास अगल बगल देखना स्टार्ट करता है, और जब वो देखता है तो सामने वही शख्स खड़ा था, जिसे देखते ही कहता तुम। वो शख्स उसे कहता है हाँ मैं, क्यों, मैं नहीं आ सकता। विंग उसे देखते हुए कहता है क्या कर रहे हो तुम, हाँ। वो उसे कुछ कह पाता, फिर से डोर पे नॉक होती है। विंग जब दूसरी तरफ देखता है तो वो शख्स वहां से गायब हो चुका था। विंग जाकर डोर ओपन करता है, उसकी मासी फिर से आंटी आंटी फिर से आकर विंग के फेस पे एक थप्पड़ रसीद कर चुकी थी और कहती है इतनी रात को क्या शोर मचा रहे हो, हाँ चुपचाप, तुम्हें सोया नहीं जा रहा है। विंग अपने गालों को पकड़े हुए था, उसका जबड़ा दर्द करने लगा था और वो कहता है पर आंट मैं तो सो ही रहा था।
थोड़ा सा काम बचा था तो मैं वो बस कर रहा था। तो उसकी आंट कहती, इतनी रात को क्या कर रहे थे? विंग कहता है, मैं होमवर्क याद कर रहा था। उसकी आंट कहती है, डोंट डिस्टर्ब मी विंग, मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ काम करके। पर इतना बोल दरवाजे को ऐसे हाथ मारते हुए निकल जाती है। विंग अपने मन में सोच रहा था, ये बुड्ढी घूसट आंटी काम कब करती है, सारा काम तो मैंने किया था। मजाक हो गया, ठीक है। विंग ने एकदम सीरियस फेस के साथ में कहता है, सारा काम तो मैंने फिनिश किया था, इसने क्या किया? और ये बोलते हुए वो बेड पर आकर बैठ जाता है। वो शख्स उसके पास आता है, बैठ जाता है, विंग के हाथों को हटाते हुए अपने हैंड्स लगाता है और थोड़ी देर में उसके गाल पे जो 4 निशान पड़े थे वो गायब हो जाते हैं और साथ में दर्द भी। विंग उसे देखते हुए कहता है, कौन हो तुम? वो शख्स बस उसे एक कूल लुक देता है एंड देन कहता है, सो जाओ। विंग, उसकी आंखें हिप्नोटाइज हो चुकी थी एंड देन विंग लेट चुका था। उसके सो जाने के बाद वो शख्स वहां से चला जाता है। उसके बाद वो शख्स आसपास की सारी चीजों को देखता है और जाने के साथ ही वो उस घर को एक लुक दिखते हुए जंगल में कहीं गायब हो जाता है। अब अगले दिन सुबह एज यूजुअली विंग उठता है, रोज की तरह थोड़ा बचा हुआ नाश्ता जो था वो करता है और वहां से वो स्कूल के लिए निकल जाता है। लैला उसके साथ कभी भी स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि लैला को छोड़ने के लिए उसकी मॉम कार से जाती थी और विंग अपना पैदल घूमते घूमते जाता था। विंग का ना स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं था, कहने के लिए इतने सारे लोग थे लेकिन जंगचिंग के अलावा विंग का कभी भी किसी ने परवाह नहीं किया। सुयांग या कभी वेन चौ विंग को पकड़ के पीट देते थे और विंग, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था पिटने के अलावा। दैट्स व्हाई विंग एज यूजुअली स्कूल आता है और अपनी जगह पे आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद फंग जी उसके बगल में आकर बैठ जाता है। विंग उसे देखता है एक लुक और वापस से दूसरी तरफ मुंह टर्न कर लेता है। विंग उसे एक मिल्क का डब्बा देता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए है। विंग कहता है, सॉरी मुझे नहीं चाहिए ये। फंग जी कहता है, मैंने कहा ये तुम्हारे लिए है, पी लो, स्ट्रांग नहीं बनना तुम्हें। विंग कहता है, नहीं मुझे नहीं बनना और मुझे तुमसे कुछ भी नहीं लेना, तुम मुझसे दूर रहो, ठीक है ना? भंग जी जबरदस्ती उसके डेस्क पे पटक देता कहता है, मैंने कहा इसे पी जाओ, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। विंग उसे खींच खाया हुआ था, दैट्स व्हाई कहता है, पर मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, समझे ना? क्यों कर रहे हो ये सब? मुझे नहीं चाहिए। अरे इतना बोल दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता है। मांग जी गुस्से के मारे उस मिल्क को उठाता है, उसमें स्ट्रॉ ऐसा ना सीधे डप करके डालता है एंड देन फिर विंग का ना जॉ लाइन से ग्रैब करते हुए उसकी तरफ घुमाता है अपनी तरफ, वो बनाते हुए उसके मुंह में वो स्ट्रॉ के साथ ठूस देता है। विंग बस उसे देख रहा होता है। वांग जी अपनी आई से उसे हिप्नोटाइज करता है, देन विंग वो सारा चीज पी जाता है। विंग के बाद वो डब्बा पटक देता है, विंग का हिप्नोटाइज टूट जाता है। विंग को समझ नहीं आ रहा था, वो डब्बा उठाकर इधर उधर देख रहा होता है, डब्बा पूरा खाली था। वांग जी वापस से सामने की तरफ देख रहा होता है। विंग उसके बाद टीचर आने के बाद वो क्लास में ये सभी चीजें करना स्टार्ट कर देता है। खाने के टाइम पे विंग अकेले कैंटीन एरिया में बैठ के खा रहा होता है कॉर्नर वाली सीट पकड़ के, तभी वेन चाओ और उसके कुछ गैंग वैंग के लोग सबको उस तरफ ना ऐसे क्रॉस करते हुए जा रहे होते हैं। लाला भी वहां पे बैठी हुई थी, साथ में वेनिंग और साथ में म्यामा भी बैठे हुए थे, वो सब खा रहे होते हैं। पेंचा कहता है, हे गाइस चलो थोड़ा सा फन करते हैं। इतना बोलकर मैंगो जूस लाकर विंग की थाली में डाल दिया जाता है। विंग जो कि घर पे भी सही से खाना नहीं खा पा रहा था, वो मैंगो जूस डालने के बावजूद भी वो खाना चम्मच से डिप करके खा रहा होता है। सभी लोग दांत फाड़ के हंस रहे होते हैं। वेंचा को जो कि शांति नहीं मिल रही होती है, इसलिए कहता है, हे लिटिल बनी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए? विंग कुछ भी नहीं बोलता और फिर भी वो खा रहा था सैलेड और मीट उठा करके। पर वेंचा जिसको रहा नहीं जा रहा था वो थाली लेता और फेंक देता है। विंग कहता है, ये क्या किया तुमने? हाँ ये मेरा खाना था, वो जैसा भी था मैं खा लेता। नीचा कहता है, तुम्हें खाना खाना है, हमारे जूते साफ करो फिर तुम्हें खाना मिलेगा। विंग कहता है, दूर रहो मुझसे, समझे ना, छोड़ो मुझे छोड़ो। पर एक थाली के बाद दूसरा थाली नहीं मिल सकता था और उसके बाद तभी वांग जी फुल प्लेट सारा मील लेकर के और वो उसके बगल में आके बैठ जाता है। सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। वांग जी कहता है, विंग ये थाली लो और फिनिश करो। विंग कहता है, नो थैंक्स मुझे नहीं चाहिए। हम जिविंग का हाथ पकड़ के उसे बिठाता है एकदम जोर से, उसके ऊपर चॉपस्टिक पटकता है, देन कहता है, इसे फिनिश करो अभी के अभी, राइट नाउ। विंग उसकी बात सुन के ही डर गया था। बाकी लोग कहता, ओह तुम इसकी मदद क्यों कर रहे हो, तुम हमारे साथ आ जाओ। पर वांग जी वेंचाओ का हाथ हल्का सा पकड़ा हुआ था लेकिन वेंचाओ के हाथों में दर्द भयंकर हो रहा था। वेंचाओ आ, 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 आ कर रहा होता है और वांग जी एक ही झटके में सबको गिरा देता है और कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से वरना। इतना बोलकर वो वहां बैठ जाता है। रिंग खा रहा होता है तो उसे अजीब लग रहा होता है क्योंकि वांगजी उसे घूर कर देख रहा होता है। रिंग खाते हुए कहता है, तुम मुझे घूरना बंद करोगे प्लीज, गले के नीचे खाना नहीं जा रहा है।
मुझे कहता है धीरे धीरे खाओ वरना गले में फंस जाएगी। विंग कुछ भी नहीं बोलता और मुंडी पूरा नीचे करता है, देन गट 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 खाना शुरू। सारा खा लेने के बाद विंग बर्प कर रहा होता है और वांग जी उसे अच्छा लग रहा होता है। खाना खा लेने के बाद विंग जब उठ के जा रहा होता है तो वांग जी कहता है थियो। विंग उसे देखता कहता अब क्या हुआ? वांग जी कहता है थैंक यू। कौन बोलेगा मुझे? विंग कहता है आ, पो, पो, थैंक यू सो मच। वांग जी कहता है ये दूध पी लो। विंग उसे देखता है और जाने लगता है। वांग जी कहता है मैंने कहा ठहरो। विंग रुक जाता है और कहता है क्या है? वांग जी कहता है मैंने कहा ये दूध पी लो। विंग वो दूध ले लेता है एंड देन कहता है फिर वो पीते पीते मुस्कुराते वहां से चला जाता है क्योंकि आज उसने बहुत पेट भर के खाना खाया था। विंग जिसे ना अच्छा लग रहा था वो गार्डन एरिया में आकर के बैठ जाता है। हल्की हल्की धूप सेकते हुए अपने फेस के ऊपर किताब रखकर सो जाता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा खा लिया हुआ था। वही दूसरी तरफ वांगजी भी अब वो बोर हो रहा था तो वो भी गार्डन एरिया में आता है तो विंग को सोता हुआ देखता है। उसके बगल में वो अपने कपड़े उतार देता है एंड देन वो फिर फुटबॉल खेलने के लिए चला जाता है जहाँ पे धीरे धीरे करके सब लोग आ जाते हैं। पहले वांगजी अकेले खेल रहा था, विंग को देख रहा था, लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों ने आके ज्वाइन कर लिया। इवन सोयांग और वेंचो भी उसके साथ खेलना चाहते थे क्योंकि वांगजी ना पैंट पहन के ओनली खेल रहा था और शर्ट उसने उतार दिया था। वांगजी की बॉडी बहुत ही ज्यादा हॉट एंड चार्मिंग लग रही थी। फिर जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो वांगजी वापस से जाकर शर्ट वेयर कर लेता है एंड देन उसके बाद उन लोगों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। अब इतने सारे लोगों के शोर सुनकर विंग की नींद ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी तो वो उठ जाता है और उठने के बाद जब आसपास देखता है तो वो देखता है कि वांगजी उन लोगों के साथ ना खेल रहा है। विंग कहता है इसकी लाइफ कितनी अच्छी है और ये कितना कूल है, पर बहुत अकड़ू भी है। ये मुझे ऑर्डर देता रहता है, घर पे आंट मुझे बुली करती रहती है। सबकी लाइफ कितनी नॉर्मल है पर मेरी लाइफ इतनी अब नॉर्मल कैसे है मुझे समझ नहीं आता। ये बोलते हुए वो ना उठता है और वांगजी के कोट से ना क्योंकि उसका ना कोट आधा बेंच पे रखा था आधा नीचे था। उठने के साथ विंग ना उसे नहीं देखकर उसमें लत फटाकर गिरता है तो सीधे बेंच पे बुम से नाक से उसके खून बहना स्टार्ट हो जाता है। वांगजी जैसे उसे एहसास होता है कि विंग को चोट लगी है अचानक से वो खेलना बंद करता है और भागते हुए उसके पास आता है। विंग को देखता है जहाँ पे उसके नाक से खून बह रहा था। विंग कहता है हाँ मुक्के हर बेहोश होने के कगार पे था। वांगजी फटाक से उसके नाक को बंद करता है, गोद में लेता है भागना शुरू। भाई साहब सारे लोग चिल्लाते हुए कहते ओ माय गॉड इसने एक ही बार में उठा लिया, ये इतना हल्का है क्या? वांगजी विंग को ऐसे लेके भाग रहा था जैसे कि विंग का ना मतलब बॉडी में वेट ही ना हो, रुआ का फायर जैसे एकदम एकदम हल्का। वांगजी भागते हुए डिस्पेंसरी लेकर आता है उसे स्कूल वाले में है और जल्दी से उसके नाक में दोनों में ना पेपर ठूंस देता है। उसके बाद उसे क्लीन करने लगता है लेकिन ब्लड देखने के साथ ही हमारे वांगजी के अंदर का वैम्पायर ब्लड जाग चुका था। विंग उसे अजीब नजरों से घूरता हुआ महसूस होता है तो वो कहता है क्या है? पर वांगजी वो अपने फैंक्स निकाल चुका था एंड देन विंग के नेक पे गिरा देता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। और वांगजी ना ब्लड सब करने लगा था हल्का हल्का। तभी बाहर से आवाज आती है हे वांगजी, हे क्या कर रहे हो तुम? चलो हमारे साथ खेलने के लिए और छोड़ दो उस पिद्दी को, वो ऐसे ही गिरता पड़ता फूटता रहता है। ये वही सुनने के साथ ही वांगजी विंग को लेता है एंड देन उसे लेकर के वहां से गायब हो जाता है। भागते हुए वो दोनों वॉशरूम एरिया में आते हैं और आने के साथ ही एक वॉशरूम में घुस जाते हैं जो कि वो फुटबॉल वाला ये था। और खेलने के बाद लोग नहाने जाते हैं ना तो वो सावर वाला में घुस गया था। विंग वांगजी को देख रहा था और वांगजी ने सावर ऑन कर दिया हुआ था। वांगजी के पूरे बॉडी पे सावर ऐसे पानी नीचे आ रहा होता है, उसके दांत के खून ऐसे अंदर चले गए थे और वो मुंह बंद कर लिया हुआ था। विंग अपनी नोट से वो पेपर निकाल कर कहता है कौन हो तुम? पर वांगजी हाथ ऊपर से नीचे तरफ करता है एंड देन विंग भूल चुका था कि थोड़ी देर पहले वांगजी ने क्या किया। विंग चिल्लाते हुए कहता है यहाँ क्या? इतना बोलना हुआ ही था कि वांगजी विंग के मुंह पे हाथ रख देता कहता है हे रिलैक्स्ड ओके ना? मैंने कहा जस्ट रिलैक्स्ड। वो लोग मुझे ढूंढने आए हैं पर मुझे नहीं जाना। विंग कहता वांगजी कहता है ओके मैं हाथ हटा रहा हूँ पर चिल्लाना मत ओके ना? इतना बोल कर और वो वापस से दोनों खड़े हो गए थे। वांगजी ने विंग को दोनों हाथों से ऐसे कैप्चर करके रखा हुआ था, बीच में विंग दीवार चिपक के खड़ा था। वांगजी की पूरी बॉडी गीली हो चुकी थी और विंग उसे देख रहा था। विंग का भी ना गला सूख रहा था क्योंकि वो पिछले 6 मंथ से लगातार रात को नाइटफॉल वाले ड्रीम देख रहा है और कभी कभी वो सारी चीजों को याद करते हुए विंग दिन में भी एक्साइटेड हो जाता था। तो वांगजी की ऐसी बॉडी देख करके वो ना एक्साइटेड हो रहा था। वांगजी धीरे धीरे करके ना अपने शर्ट्स खोल देता है। उसकी पूरी मिल्की वाइट बॉडी, उसका चेस्ट एरिया, उसका क्लीवेज, उसका एडम एप्पल
यहाँ के उसके नेवल और टमी एरियाज पूरा एकदम साफ सपाट एकदम वाइट थे। विंग उस पूरे बॉडी को देख रहा होता है। वंग जी कहता है, हे डू यू लाइक इट? विंग कहता है, हाँ हाँ, नहीं तो। तभी बाहर से आवाज आती है, हे वांग जी, क्या तुम वॉशरूम में हो? वांग जी कहता है, हाँ, और मैं शावर ले रहा हूँ, मैं नहीं आऊंगा। वो लोग वहां से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद विंग कहता है, वो लोग चले गए, हमें जाना चाहिए। पर वांग जी कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर दूं? विंग कहता है, कैसी मदद? मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, लीव मी ओके ना? हाँ जी धीरे धीरे करके उसके करीब बढ़ता है और कहता है, तुम चाहो तो इसे टच कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए है। विंग कहता है, क्या मतलब? मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। हाँ जी कहता है, आई नो इन द वर्ल्ड। विंग के राइट हैंड को लेता है और उसे अपने चेस्ट पर रखता है, जिसके बाद वांग जी क्रॉल करते हुए अपनी आईज बंद कर लेता है। विंग उसके हैंड वांग जी के चेस्ट पे थे, पर विंग की बॉडी कांप रही थी। वांग जी धीरे धीरे करके उस हैंड्स को फील कर रहा था अपने पूरे। पहले उसने अपने लेफ्ट चेस्ट पे, जहाँ से उसके नेपल्स, और उसके बाद टमी एरिया, फिर राइट वाले चेस्ट, फिर उसके नेपल्स एंड देन टमी एरिया, नावल, उसके बाद ऐसे उसके नेक, एडम अपर। पर वांगजी एक्साइटेड बहुत हो रहा था। वो सीधे हाथ हटाता है, इनके बालों को खींचता है एंड देन अपनी तरफ करते हुए उसके लिप्स को सीधा कैप्चर करता है, अपने फेस को टर्न करते हुए, और उसे चूसना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो सब कर रहा था, विंग के पैर सिवर कर रहे थे और वो ऑलमोस्ट ऐसे ना अनबैलेंस्ड हो रहा था। पर वांग जी फटक से विंग को गोद में लेकर दीवार से टिका देता है। वांग जी का वेट और इतना ज्यादा पावर था कि विंग उसकी गोद में ना एकदम छोटा बेबी लग रहा था। वांग जी उसे किस करते हुए कहता है अपने मन में, तुम सिर्फ मेरे हो, ओनली फॉर माइन, और मेरे अलावा तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। बस कुछ दिन और, उसके बाद मैं तुम्हें इन सब से आजाद कर दूंगा विंग। ये बोलते हुए वांग जी कंटिन्यूअसली उसके लिप्स को सक कर रहा था, लगातार लगातार लगातार, जैसे जैसे उसके टंग्स को स्टिंग कर रहा था। विंग जब उसे रहा नहीं जाता है तो वो वांगजी को कस के धक्का देता है। वांगजी कहता है, क्या क्या हुआ? हाँ। विंग कहता है, बस हो गया, मुझे और नहीं करना। क्योंकि विंग बहुत ज्यादा वेकअप हो चुका था। वांगजी जब उसकी पूरी बॉडी को नोटिस करता है, जहाँ पे विंग ने अपने छोटे बेबी को दोनों हैंड से पकड़ा हुआ था, वांगजी कहता है, और अगर मैं इसे सेटिस्फाइड कर दूं तो? विंग कहता है, नो थैंक्स। वांगजी नीचे घुटनों पर बैठ जाता है, सावर के पॉइंट को कम करता है, उसके दोनों हाथ हटा रहा होता है। पर विंग हैंड नहीं हटा रहा था। वंग जी अपने एक हैंड से उसके दोनों हैंड हटाता है। वंग जी अपने हैंड को उसके अंदर ले जाता है। वो विंग को देख रहा होता है। वंग जी का एक हाथ उसकी बेबी, पूरे बेबी के लिए काफी था। विंग अपनी आईज बंद कर देता है, अपने लिप्स को बाइट कर रहा होता है। वंग जी धीरे धीरे करके खड़ा होता है। वंग जी के हैंड में ना विंग के दोनों हैंड से जो कि थोड़े से टॉर्न थे, विंग भी थोड़ा टॉर्न हो गया था। पर वांग जी उसके लिप्स को फिर से अब ना ऐसे बाइट करके छोड़ रहा होता है, किस कर रहा होता है, छोड़ रहा होता है, किस कर रहा होता है, उसके टंग को खींच रहा होता है, सब कर रहा होता है नीचे। अपने हाथ से ना उसके छोटे बेबी को बहुत तेज मसल रहा होता है, जहाँ पे विंग उसकी स्वीट मॉर्निंग आ रही थी और वांग जी के हैंड अपना काम कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी उसे फुल एक्साइटेड कर रहा था। फुल एक्साइटेड करते हुए 2-3 मिनट में ही विंग के जितने भी अरमान थे ना, वो सब वांग जी के हाथ में आ चुके थे। विंग गहरी सांसें ले रहा था। पर वांग जी कहता है, इट्स योर टर्न विंग। विंग को कुछ समझ में नहीं आता है, पर वांग जी उसे नीचे करने ही वाला था कि तभी वॉशरूम में कुछ लोगों की आवाज आने लगती है। विंग और वांग जी दोनों के ना इमोशन का मोय मोय हो गया था और विंग बाहर की तरफ देखने लगा था। वांग जी सावर ऑन कर देता है और पीछे खड़ा हो जाता है, विंग को अपने सीने से लगा लेता है। हालांकि वांग जी बहुत ही ज्यादा हार्ड, बहुत हार्ड फील कर रहा था। पर विंग का गला लगना उसके लिए काफी था, उसे ठंडक का एहसास करा रहा था। उसकी बॉडी बहुत ज्यादा नम पड़ रही थी। वंग जी अपने दोनों हैंड से विंग के बट को स्क्यूज कर रहा था, उसकी बैक को रब कर रहा था, उसे ऐसे ना बहुत कस के ना स्क्यूज कर रहा था और अपने आप को सेटिस्फाइड फील करने की कोशिश कर रहा था। उन लोगों की आवाज लगातार आ ही रही होती है और सब लोग एक करके वॉशरूम में घुस गए थे। वंग जी और विंग 10-15 मिनट तक वैसे ही रहते हैं। हर वंग जी इतने ही देर में अपने आप को सेटिस्फाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि वो प्रिज्म तक तो नहीं गया हुआ था, लेकिन हाँ उसके दिल दिमाग को ठंडा करने के लिए विंग का उस तरह से खड़ा होना काफी था। उन लोगों के चले जाने के बाद विंग दीवार लग जाता है और कहता है, मुझे बाहर जाना है। भंग जी कहता है, यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कोई ड्रेस लेके आता हूँ। बाहर जा करके एक नाइट ड्रेस, जो मतलब होता है ना मतलब दो दो दिन का अलग अलग ड्रेस होता है ना, इसको एक टी शर्ट पजामा और एक स्कूल यूनिफॉर्म होता है। तो वो वाला ड्रेस विंग को ला करके वो दे देता है। विंग वो
जल्दी जल्दी पहन लेता है, फिर वांग जी जाकर चेंज करता है। विंग बहुत ज्यादा एम्बेरस खुद को फील कर रहा था। वांग जी कहता है इस एज में ये सब कुछ नॉर्मल है विंग। विंग कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया, मुझे घर जाना है अभी। वांग जी कहता है तुम लेट हो 10 मिनट। विंग कहता है क्या आंट मुझे डांटने वाली है?" इतना बोल विंग अपना बैकपैक लेने के लिए बाहर भागता है, लेता है वहां से रन, भागना स्टार्ट करता है। वांग जी कहता है बस 3 दिन और, उसके बाद तुम वहां से आजाद हो गई। बड़ी बोलते हुए वांग जी कहता है। वांग जी भी अपना सारा सामान लेकर के जब बाहर आता है तो सारे गर्ल्स ना बॉयज ना पार्किंग एरिया में थे। विंग ना दूसरी तरफ से भाग गया हुआ था। उनसे देखते हुए कहता हे तुम कहाँ थे? वांग जी कहता है तुमसे मतलब। सुयंग और वेंचा उसके पास आते हैं, कहता है हे तुम काफी अच्छा खेलते हो, पर तुम उस फुद्दू के साथ क्या कर रहे हो? वो हमेशा रोता पीटता रहता है, उसका साथ छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। वांग जी उन सबको देखकर कहता है नाना शॉप बिजनेस, अपने काम से काम रखो, साथ में खेल रहा हो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा मैं फ्रेंड बन गया। इतना बोल वांग जी वहां से टन टन आते हुए निकल जाता है। वो सारे लोग बोलते हैं थोड़ा अजीब है ये, छोड़ो हमें क्या करना है। विंग जब घर आता है उसकी आंट डंडा लेके खड़ी थी। विंग उसको पहले ही पता था कि मार पड़ने वाली है उसकी आंट। विंग के ऊपर डंडे से मतलब ऐसे बजाना स्टार्ट करती है। 3 4 डंडा दे देने के बाद कहती है घर का काम कौन करेगा, तुम्हारा मरा हुआ बाप आकर के। विंग इतना बुरा लगता है उसे, तो रोते हुए कहता है आंट ये घर मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। हाँ, आपको यहाँ पे केयर टेकर में रखा गया है, लेकिन आप ये क्या कर रही है? हाँ इतना बोल करके विंग ना जैसे ही उठने वाला होता है कि उसकी आंट उसके सर पे दे मारती है। वांग जी जो कि रास्ते में ही था, उसे जैसे ही ऐसा एहसास होता है कि विंग को कुछ हुआ है, विंग के सर से ना खून बह रहा था। वांग जी सीधे जंगल की तरफ भागता है, देन वहां से रन। मतलब विदिन 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट में वांग जी उसके घर के सामने में हाँफते हुए खड़ा था। उसके गुस्से का पारा चढ़ा हुआ था, उसकी आंखें चेंज हो गई थी और हवाएं बदल गई थी। उसकी आंट वांग जी को देखती है और कहता है तुम कौन हो? हाँ वांग जी वो डंडा लेता है, देन अपने घुटनों पे मार के उसे तोड़ देता है। उसके बाद उसकी आंटी को उठा के गमले पे दे मारता है और उसके बाद विंग को गोद में उठाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे चोट पहुंचाने की? हाँ अरे तब बोलने के साथ ही वांग जी एक लात मारता है, वो घर का छत पूरा हिल डुल के ना टूट गया था, बीच बीच में से पूरा क्रैक हो गया था। उसके बाद वांग जी विंग को गोद में उठाकर कहता है अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है विंग, चलो यहाँ से। इतना बोल विंग जो कि बेहोश हो चुका था उसे जंगल में लेकर भाग जाता है। जंगल के बीचों बीच एक आलीशान विला था। विंग को लेकर के उस विला में आता है, भागते ही आते हुए कहता है गगा गगा गगा। सीजन आते हुए कहते हैं क्या हुआ? कहता है इसे इसे चोट लगी है। तभी कहता है सेट, तो डॉक्टर को बुलाओ ना। वांग तो वांग जी कहता काका आप अपने बॉयफ्रेंड को बुलाओ ना प्लीज, प्लीज इसे बचाओ, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। सीजन कहते ठीक है मैं उसे कॉल करता हूँ। वो कॉल करता है, कहता मैं आ रहा हूँ। कुछ देर बाद आते ही उसे देखता कहता है अब इसे क्या हो गया? उसे हालत देखते कहता ओ गॉड मैं इसे कंट्रोल कैसे कर पाऊंगा? मुझे मास्क चाहिए वरना इसकी स्मेल। मतलब कहता है हम जा रहे हैं। वांग जी कहता है चांगा आप इसे ठीक कर देंगे ना? चांगचिंग कहता है ऑब्वियसली मैं पिछले 200 सालों से सबका इलाज ही तो करता आ रहा हूँ, कभी ये नाम से तो कभी वो नाम से कभी वो नाम से। मेरे अंदर का डॉक्टर नाम का कीड़ा कभी मरता ही नहीं है। मुझे कहता प्लीज बातें मत कीजिए, इसे बैंडेज कीजिए। फिर जियांग चेंग विंग का ना बैंडेज करना स्टार्ट कर देता है। वो सब कुछ कर लेने के बाद उन दोनों को जाके बोलता है कि वो ठीक है। वंग जी ना बाहर आके बहुत परेशान था, वो अंदर आता है और विंग को देखकर कहता है "कहो, मैं अब इसे वहां नहीं जाने दूंगा।" तो उसके गवाह कहते हैं आज का दिन बीत ही गया है, कल नहीं तो परसों इसका 18वां बर्थडे है, तो तुम इसके साथ रह सकते हो है ना? चांगचिंग कहता है नहीं इसे वापस जाना होगा, अगर उससे पहले इसे लेकर के आए तो तुम्हें भी पता है और हम सबको भी वो श्राप सच हो जाएगा, दैट्स वाई इसे जाना होगा। वंग जी कहता है पर गॉड। सीजन कहता है बस एक दिन की बात है वंग जी, बस कल भर ओके ना? परसों रात को हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे, इसे वापस लेके आएंगे ओके? चलो इसे घर छोड़ के आओ। वंग जी कहता है पर कह कहता है मैंने कहा घर छोड़ के आओ सीजन। अब वंग जी ना चाहते हुए भी वांग जी रिंग को गोद में लेकर के उसके बेडरूम में लाके रख देता है। हॉल एरिया, लिविंग एरिया और लाइला का रूम ना टूट गया हुआ था। रिंग अपने कमरे में लेटा हुआ था, वो बाहर आता है और सबको घूर कर देखता है। उसकी आंट उसके कमर में बैंडेज लगा हुआ था और लाइला उसके पास बैठी हुई थी। लाइला उसके पास आती हुई कहती है मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है ना? वांग जी उसका गला दबाते हुए कहता है याद करो लिटिल गर्ल,
कहाँ देखा है। तब उसे याद आता है कि जब वो छोटी थी, ऑलमोस्ट 7 या 8 साल की, तब विंग उस समय ना 5 साल का था। वो दोनों जब खेला करते थे तो वांगजी उसे देखा करता था। उसके बाद जब वांगजी के डैड का डेथ हो गया और वांगजी विंग 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 के डैड का डेथ हो गया और विंग जब रो रहा था, तब भी इसने इसे देखा था। उसके बाद जब उसकी मॉम विंग को जब भी बुली करती थी तो रोज रात को विंग के कमरे में वो इसे देखता था। ये कहता, मुझे याद आ गया, तुम तो वही हो ना जो हर रात इसके कमरे में आते थे, और तुम्हारी एज पहले भी ऐसे ही थी और अभी भी ऐसे ही है। वंग जी उसे हिप्नोटाइज करते हुए कहता है, मेरे जाने के बाद कल तक उसकी सेफ्टी तुम्हारे हाथ में है। कुछ भी गलत दिखे मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना बेबी, वरना तुम्हारी मॉम के ना 2 पार्ट कर दूंगा मैं, समेटते रह जाओगे मॉम को। इतना बोल लायला को फेंकता है, देन वहां से वो निकल जाता है। उसकी मॉम जो कि डॉक्टर से बैंडेज करवा रहे होते, हिप्नोटाइज होने के बाद लैला वापस आती है, कहती मॉम आपने विंग के साथ ऐसा क्यों किया। उसकी मॉम कहती है क्योंकि जब वो 18 साल का हो जाएगा उसके बाद हम उसे इस घर से धक्के मारकर निकाल देंगे, सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। लैला कहती है मॉम आपने गलत किया, ये सारी प्रॉपर्टी उसकी है, ये घर उसका है, ये हेरिटेज उसका है, और आपने उसके साथ बचपन से ही बदतमीजी के साथ में सलूक किया। उसकी मॉम डैड और वो सब हमें यहाँ लेके गए क्योंकि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं था, और आपको भी बताया है डैड कितने बड़े जुआरी थे, है ना। उसकी मॉम कहती है लायला तुम हमसे ऐसे बातें कैसे कर सकती हो। लायला कहती है मॉम आपको एक थप्पड़ देने का मन कर रहा है, बट आप मेरी मॉम है, अगर उसे कुछ भी हुआ तो आप समझ सकती है ना उसके साथ क्या होगा। उसकी मॉम कहती है मैं क्या करूंगी, उसकी किस्मत ही बुरी लिखी हुई है, न जाने किस ग्रह नक्षत्र में पैदा हुआ था, ये बोल करके और वो वहां से कमर पकड़ते अपने रूम में चले जाती है। अब हालांकि लाला को पता तो नहीं चलता है कि क्या हुआ, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग जो कि ना वेट कर रहे होते हैं क्योंकि 18वें साल पे उसे वो लूना मिलने वाला था जिसके पास अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन कौन है वो लूना किसी को पता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विंग सोया हुआ था, उसे एक सपना आ रहा था। जंगल के बीचों बीच अचानक से उसके डैड की कार रुकी हुई थी और उसके डैड और उसके मॉम का ना गला काट दिया गया था। उसके मॉम हंटर और सेमी हंटर्स थे, लेकिन कोई नहीं जानता कि उनका ओरिजिनल फॉर्म क्या था, आखिरकार वो थे क्या। और बीच में एक बच्चा उस कार के सीट को पकड़ के ऐसे ना खुद को छुपाए हुए रो रहा होता है, हालांकि उस बच्चे के सर में भी चोट लगी थी। वहां पे ब्लैक कपड़े पहने हुए बहुत सारे लोग, साथ में क्रॉस और बहुत से अलग अलग लोग आए हुए थे, लेकिन कौन थे किसी को नहीं पता था। तभी उन सबको मार के भगाने के बाद 3 शख्स वहां पे आते हैं। पहला था लैंस चैन, दूसरा था लान वांगजी और तीसरा था जांग चैंग। वांगजी उस बच्चे को देखता है, उसे देखते ही कहता है खगा ये तो। उसके लोग कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं वांगजी, इसलिए शांत हो जाओ और इसके गले पे बाइट करो, ये जहां भी होगा तुम इसे ढूंढ लोगे। वांगजी उस छोटे से नन्हे से विंग जिसकी एज 5 साल थी उसे गोद में उठाता है। उसके सर पे लगे खून को देखकर वांगजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, पर फिर भी अपने हाथ रखकर उसके खून को चोट को हील करता है एंड उसके गले पे बाइट करके उस कार को लॉक करके और तब तक वहीं रहता है जब तक कि पुलिस और बाकी सब लोग आकर के उसे रेस्क्यू करके नहीं ले जाते हैं। विंग को ले जाने के बाद वांगजी, सीचर और जियांगजेंग वहां से चले जाते हैं, लेकिन हर रात उस दिन से लेकर आज तक वांगजी विंग को देखने के लिए हर रात 12 बजे के बाद उसके पास आता, उसे छूता, उसे सहलाता, उसे सुलाता, उसके लिए रबर पेंसिल कॉपी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, कभी कभी कुछ गिफ्ट्स छोटे मोटे, ताकि उसे पता ना चले। ये सारी चीजें रखकर वो चला जाता। वांगजी उस नन्हे से विंग को बढ़ते हुए देख रहा था, बड़ा होते हुए, अडल्ट होते हुए, और जब वो उसकी बॉडी से स्मेल आना स्टार्ट हो गया, हर रात वांगजी खुद को उसकी तरफ खिंचाव महसूस करने लगा था। वांगजी को पसंद था विंग की बॉडी को टच करना, उसके मुलायम रहदार बॉडी को छूना, उसके छोटे बेबी को हाथ में टच करना। उसके हाथ में लेते ही विंग एक्साइटेड हो जाता था, नींद में ही कराने लगता था और मौन करने लगता था। भांजी बहुत बेतरतीब उसे उसके लिप्स को छूना चाहता था, उसके जिस्मों को छूना चाहता था, अपने रूबरू करना चाहता था, अपने रूह में उतारना चाहता था, लेकिन हर बार भी उठ के बैठ जाता और बेचारे के पैंट खराब हो जाती और हर बार भांजी उसे नेकेड देखता। पिछले 6 मंथ से विंग को वो रोज नेकेड देखता आ रहा था, और आज भांजी ने अपने डिजायर्स को इस तरह से कंप्लीट किया था।
ये सारी बातें वांग जी भी एक तरफ सोच रहा होता है और विंग को भी ये सारे सपने आ रहे होते हैं। जब विंग की नींद खुलती है तो सुबह में उसका सर दर्द कर रहा था, फट रहा था, लेकिन वो उठ के बैठता है तो उसकी आंखों से आंसू थे और रोते हुए कहता है, मम्मा, पापा, आप सब लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? सच में मैं क्या इतना बुरा हूँ? मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? आखिरकार मेरे साथ ही क्यों मम्मा? मुझे भी मर जाना चाहिए था ना। कौन था जिसने मुझे बचाया और आज तक मुझसे मिलने नहीं आया? वो इतना निर्दय कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? विंग रो रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था। वो फूट फूट कर रो रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना सेंटिमेंटल क्यों फील हो रहा है। तभी अंदर लाइला नॉक करती और कहती, ये लो तुम्हारी कॉफी। विंग को तो आश्चर्य हो रहा था, पर लाइला चुपचाप कॉफी रख के चली जाती है। विंग को कोई आइडिया नहीं था लाइला ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि लाइला हिप्नोटाइज हो चुकी थी। विंग वो कॉफी पीता है एंड देन दवाई ले लेता है, फिर वो लेट जाता है। विंग को आंटी एक बार भी बुलाने नहीं आती है, तो विंग ना थोड़ा देर बाद बाहर निकलता है तो पता चलता है घर उबड़ खाबड़ हो चुका है, हिल डुल गया है, टूट गया है, सामानें टूट गई है। ये सारी चीजें देखते हुए लाइला के पास आती है, कहते ये सब किसने किया? लाला कहती है, उसी ने जिसने तुम्हें बचाया, पहले भी और अभी भी। विंग कंफ्यूज होते हुए कहता है, पर मुझे किसने बचाया लाला? लाला कहती है, जाओ इससे पहले कि मेरी मॉम आके तुम पे बरस जाए, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, नाश्ता भी बना दिया है। अगर मॉम पूछे तो कह देना मैंने बनाया, और हाँ, घर में रहना, घर से बाहर मत जाना, मेरे लिए प्रॉब्लम मत क्रिएट करना। विंग विंग कहता है, बट लाला तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रही हो? लाला कहती है, मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ। किसने कहा? मैं अपनी मॉम के लिए कर रही हूँ, वरना वो मॉम को मार डालेगा। वो तुम्हें लेने के लिए आएगा आज रात को 12 बजे, कहीं मत जाना, ओके ना? विंग को बस लायला ने इतना ही बताया था कि वो तुम्हें लेने आएगा, पर कौन आएगा नहीं बताया था। विंग एक्साइटेड था कि जो उसका सीवियर है आज उसे लेने आएगा। विंग आकर के अपने कमरे में लेट जाता है और पेट के बल लेटते हुए कहता है, तो आज मेरा सीवियर मुझे लेने आएगा, मैं इन सब से आजाद हो जाऊंगा, मुझे एक नई लाइफ मिलेगी। अरे सोचते हुए एक्साइटेड हो रहा था, फिर उसे अचानक से वंग जी की याद आती है, कहता है, पर उसने कल मेरे साथ ये सब क्यों किया? पर मुझे अच्छा लगा, उसकी वो मस्कुलिन बॉडी, उसका चेस्ट, उसके सिक्स पैक और उसकी वो शाइनी आईज। पता नहीं क्यों, पर मैं उसमें खो गया था। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कि उसने मुझे कहा कि ये तुम छू सकते हो, और जब उसने मुझे गले लगाया, मेरे बॉडी को टच किया, मेरे अंदर ये स्पार्क कैसा हो रहा था। मेरा मन कर रहा था कि वो वो अरे बोलते हुए अटक रहा था। तभी पीछे से वॉइस आती है, वो क्या? निकिता, हाँ? जी कहता है, मैंने कहा वो क्या? निकिता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी कहता है, अपने सेंटेंस पूरी करो भी। कहता है, तुम स्कूल नहीं गए? जी कहता है, नहीं गया। विंग कहता है, पर तुम आए कैसे हो? जी कहता है, विंडो खुली थी। विंग कहता है, ओह, हाँ, हाँ, अच्छा है। वैसे अ, किसे आना हुआ? जी कहता है, बस तुमसे मिलना था। वैसे तुम मेरे बारे में सोच रहे थे ना? विंग कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचने लगा वाला, हाँ? वंग जी कहता है, मुझे पता है कल तुम्हें पसंद आया ना, तो तुम बोल भी दो। विंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, और वो पीछे जा रहा होता है तो वंग जी फटक से उसके सर के नीचे हाथ रखते हुए कहता है, क्या करते हो, चोट लग जाएगी तुम्हें, है ना? विंग कहता है, वांग जी उसे कहता है, आराम से बैठो, मैं ही हूँ। विंग कहता है, बट क्यों? वांग जी कहता है, मैंने कहा ना मैं यही हूँ, और तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ। विंग वो दूध ले लेता और कहता है, थैंक यू। विंग वो दूध पीने के साथ ही सो जाता है। शाम के 6 बजे के आसपास विंग की जब नींद खुलती है तो वहाँ कोई भी नहीं था, इवन वांग जी भी नहीं था। विंग आसपास उसे ना सोए से बोर फील हो रहा था, तो वो बाहर आता है जहाँ पे लायला ना सारा कुछ करके रखी थी, कहती है, मैंने खाना बना दिया है, पर तुम बाहर मत जाना। पर विंग पता नहीं क्यों उसे एक अजीब सी आहट जैसे बाहर खींच रही थी। वो धीरे धीरे करके जब बाहर आता है तो चांद की रोशनी उसे बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। जंगल में वेयरवुल्व्स आवाज कर रहे होते हैं। विंग वो नहीं जानता था कि सब क्या हो रहा है। वो आसपास की जगह पे ऐसे ही टहलने लगता है। तभी वहां पे बहुत सारे ब्लैक रोब पहने हुए लोग आते हैं, जिसे देखते ही विंग कहता है, आप सब मुझे लेने आए हो? क्योंकि लायला ने ये बताया हुआ था। वो लोग कुछ भी नहीं बोलते और सर हिला देते हैं। सबके चेहरे पे ब्लैक मास्क थे, अजीब सा टैटू बना हुआ था। विंग कहता है, थोपे ठीक है, मैं भी आया। वो बाहर अंदर जाकर के कपड़े वगैरह पहनकर एक पिट्ठू वाला बैग तैयार करके आ जाता है, कहता, चलो मैं रेडी हूँ। वो लोग कहते हैं, विंग उसके साथ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लायला जब बाहर आती है तो विंग कहीं नहीं था। वो कहता, अब मैं कैसे बोलूं, उसे कैसे बताऊं? थोड़ी दूर जाते ही वो लोग विंग को बेहोश कर देते हैं एक डार्ट के जरिए, क्योंकि उस डार्ट को मुंह से फूका था और विंग बेहोश हो गया था। वो डार्ट लगने की वजह से
विंग के से जो बॉडी से स्मेल आ रही थी ना, वो स्मेल आना भी बंद हो गया था। वांग जी रात के ऑलमोस्ट 9 बजे के आसपास जब घर आता है तो लैला बैठी हुई थी। वांग जी आते ही कहता है, क्या हुआ, विंग कहाँ है? लैला कहती है, मैंने उसे मना किया था लेकिन वो बाहर चला गया। वो नहीं है, प्लीज, मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे नहीं बोला जाने के लिए। तुम चाहो तो तुम चेक कर सकते हो। वांग जी जब उसके माथे को टच करता है और देखता है तो उसे लास्ट कन्वर्सेशन दिख जाता है। उसके बाद कहता है, अगर वो आए, ये मेरा नंबर है, तुरंत इस पे कॉल कर देना, ओके ना? लाला कहती, हाँ हाँ ठीक है। लाला इधर अलग ही परेशान हुई पड़ी थी और वो इधर उधर सब देख रही होती। वही दूसरी तरफ विंग, उसे 4 लोग कंधे पे उठा के लेके जा रहे होते हैं। भंग जी पूरा जंगल एरिया छान मारता है और वो बॉर्डर एरिया पे था और कहता है, शैडो हंटर्स, क्या वो लोग उसे लेके गए? और वो जैसे ही जाने को कोशिश करता है, पीछे से लाइन सीजन आते हैं, कहते, वांग जी ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, वो लोग उसे ले गए। क्यों? आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? हाँ, मैं ही क्यों? सीजन उसे पकड़ते और कहते हैं, वांग जी तुम्हें रुकना होगा। उसकी पावर आज रात को अपने आप ही इनवॉक हो जाएगी। अगर वो उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट भी करेंगे फिर भी वो एक्टिव हो जाएगा। भूलो मत, ओके ना? वंग जी कहता है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, अगर इनवॉक भी हुआ तो वो संभाल पाएगा क्या? अगर वो मर गया तो? मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं जा रहा हूँ। सीजन कहते हैं, कम से कम हमें 11:30 बजे तक वेट करना होगा वांग जी। प्लीज वांग जी वेट करो, हम ऐसे नहीं जा सकते, हमारे पास बहुत आएंगे। वांग जी कहता है, तो क्या करें हम? सीजन कहता, हम अपने एम्पायर के सारे लोगों को बुलाते हैं, ओके ना? इतना बोल कर कहता, घर चलो। घर आने के बाद वो एक सीटी बजाना स्टार्ट करता है। ये सीटी सुन करके मतलब आसपास के जितने भी शहर थे ना, मतलब कि उस शहर में जितने भी वैम्पायर सेलर्स थे, वो सब अचानक से अपने अपने काम को, कोई ऑटो ड्राइवर था तो कोई टैक्सी ड्राइवर था तो कोई सेफ था तो कोई डॉक्टर था तो कोई कुछ था तो कोई कुछ था, कोई कुछ था, कोई बिजनेसमैन था तो कोई कुछ था, मतलब हर कोई ना अलग अलग टाइप्स के लोग थे। इवन पादरी वगैरह भी थे। तो वो सब ना आ जाते हैं, जिसे देखकर कहता है, किंग परेशान है और आप सबको एक काम करना है। सारे लोग वंग जी के सामने में ना सर झुका के खड़े थे। वंग जी इतना परेशान हो चुका था, कहता है, मुझे नहीं पता क्या करोगे, अपनी सारी पावर लगा दो, एटी चोटी का जोर लगा दो, क्योंकि हम दुश्मन के एरिया में इन कर रहे हैं। हम उन शैडो हंटर्स को मारने जा रहे हैं। इतना सुनना हुआ ही था, सब लोगों की आंखें चेंज हो जाती है। कहते, शैडो हंटर्स? सीजन कहते हैं, वो हमारी लोना को लेके गए हैं। अब तुम्हें पता है, हमारी लोना के बगैर हमारा पावर, जो कि 1000 साल में एक बार एक्टिव होता है, वो काम नहीं करता है। और वो ऑलरेडी 3 लोना को मार चुका है। मतलब कि 3 बार विंग का ऑलरेडी जन्म हो चुका है और 3 बार विंग मर चुका है। इस बार विंग ना इंसान फॉर्म में जन्म लिया है। वो हर बार अलग अलग फॉर्म में जन्म लेते हैं, कभी लोमड़ी, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी चिड़िया, कभी भालू, कभी कुछ, मतलब हर 100 साल में एक बार वो जन्म लेता था और कुछ ही समय अंतराल पे वो मर जाता था। तो वो दोबारा अभी जन्म ले रहा है फिर से इंसान फॉर्म में, दैट्स व्हाई। तो वो उसे लेके गया है, जिसकी वजह से हमें जाना होगा। और ये लोग खुद एक जानवर थे, मतलब कोई कौवा था, कोई बिल्ली था, कोई कुछ था, कोई बिजनेसमैन था तो कोई सेफ था, मतलब अलग अलग टाइप्स के सारे वैम्पायर्स थे, जिन्होंने अपनी अपनी पावर को ना अलग अलग चीजों में कन्वर्ट करा हुआ था। वंग जी खुद एक ईगल वैम्पायर था, जो कि वो उड़ भी सकता था। उसके बाद वो लोग 11:15 बजे वहां से निकल जाते। चारों तरफ बॉर्डर एरिया के पास वो लोग खड़े थे। अर्शीचन और जांगजेंग हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बॉर्डर जो सील था वो अनलॉक हो जाता है और वो लोग उसमें एन कर जाते हैं। जैसे ही वो लोग उसमें एन करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे वेयरवुल्व्स, उन्हीं के जैसे बहुत सारे क्रो, बहुत सारे अलग अलग टाइप के भेड़िया, ये सब थे। उन सबका सामना होना तो तय था अंदर जाने के लिए। ये तीनों अंदर जाने लगते हैं, बाकी जितने भी लोग थे वो सब लोग इनसे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी बहुत हैरान था उस खंडरनुमा पैलेस के अंदर जाने के लिए, क्योंकि वहां पे स्विंग होने वाला था। वहीं उस पैलेस में कुछ वही जो ब्लैक कपड़े उन लोगों ने वेयर किए हुए थे, वो सब लोग चारों तरफ एक स्पेक्ट्रम बना करके विंग को बीच में टेबल पे लिटाया हुआ था और विंग उसके बीच में लेटा भी हुआ था। विंग उसे, उसकी पावर को ये लोग इन्वोक कर रहे होते, इसके बाद उसे मार कर बलि चढ़ाने वाले थे, ताकि उसकी पावर को ये लोग ले ले। क्योंकि 1000 साल में चाहे वो नेगेटिव एंटिटीज हो, पॉजिटिव एंटिटीज हो, या वट जो भी हो, जिनके अंदर एनलाइटमेंट पावर होती है, उन्हें मारकर अगर बलि चढ़ा दिया जाए तो उनकी पावर से वो लोग अमर हो सकते थे। लूना जो कि 1000 साल, जबकि उसे हर 100 साल में एक बार आना था, चाहे किसी भी फॉर्म में आए, लेकिन इन लोगों ने हर बार उसे मार दिया एक एज पूरने से पहले ही। हर इस बार उन्हें मौका मिला था इंसान फॉर्म में से। अरविंद फाइनली
12 बजे के बाद 18 साल का हो जाता तो उसकी पावर उसके पास आ ही जाती। दैट्स वाई तो वो लोग वो रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। सबको मारने के बाद जब लोग वैसे वहां पे जाते हैं तो चारों बगल ना मतलब एक पूरा जाल बिछा हुआ था। उसे तोड़ने की वो लोग बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वांग जी नाकाम कोशिश के बावजूद भी नहीं हो रहा था। वांग जी कहता है ऐसा नहीं हो सकता। सीजन कहता है उसके मन से अपने मन को जोड़ो और उसे कहो। वो जैसे ही आंखें खोलेगा ये टूट जाएगा। वांग जी कहता है पर ये कैसे होगा, वो मुझे जानता तक नहीं है। सीजन कहते हैं जन्मों जन्मों से वो तुम्हें जानता है। उसका जन्म लेना तय है क्योंकि वो एक लूना है और तुम एक अमृतत्व जीव हो। इसलिए जोड़ो खुद को, तुम एक वैम्पायर सलर हो, किंग, हम सबके पहले और आखिरी किंग। उसे बुलाओ वांग जी, बुलाओ। वांग जी अपने मन को शांत करता है, हाथों को हवा में फ्लोट करता है। उसके पंख निकल आए थे और वो हवा में ऐसे तैर रहा था। आंखें बंद करते ही वो आवाज लगाना स्टार्ट करता है, आएं, 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 आएं। आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, आएं, आवाज दो, मैं हूँ तुम्हारा तुम्हारा किंग। आएं, आईज ओपन करो, आएं, ओपन योर आईज, आएं, आएं, आएं। धीरे धीरे करके विंग के अंदर आत्मा में वांगजी की वॉइस जा रही थी। जैसे उसने लास्ट वर्ड सुना वो आइज ओपन करते हुए कहता है जी। जैसे ही वांगजी मुंह से निकला चारों बगल का बना हुआ तार टूट जाता है क्योंकि विंग के अंदर की पावर एक्टिव होना स्टार्ट हो गई थी। वांगजी वो लाइट फील कर पा रहा था, एक स्ट्रिंग्स निकलती है जिससे कि चारों बगल के तार टूट जाते हैं और उस एरिया में हल्का हल्का चांद का रोशनी पड़ना स्टार्ट हो जाता है। शैडो हंटर्स के लिए चांद की रोशनी खतरनाक चीज होती है। वो लोग एक एक परत की तरह ना पूरी जगह को घेरे रखते थे, लेकिन वही वैम्पायर्स के लिए चांद की रोशनी वरदान होती है। उन लोगों के अंदर अचानक से ताकत आती है, धीरे धीरे करके उन लोगों का खात्मा करना स्टार्ट कर देते हैं। और वही दूसरी तरफ हमारा जो वंगजी था वो अंदर जाता है। जैसे ही जाता है वो सब लोग उसके ऊपर चाकू से वार करना स्टार्ट कर देते हैं। एक चाकू वंगजी को लग भी गया था, लेकिन फिर भी वो विंग के पास जाता है और उसे उन सबसे आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन उस स्पेक्ट्रम में वो फंस जाता है। वो लोग कहते हैं अगर इस कर्स को तोड़ा तो दोनों में से कोई एक ही बच पाओगे, लेकिन सीजन वहां आते हुए कहता है ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा कि मैं अपने किंग को मरने दूं। ये बोलते हुए सीजन कहता है चलो शुरू हो जाओ। सीजन उन सबसे लड़ना स्टार्ट करता है। वो लोग तलवार के साथ लड़ रहे होते एक एक करके सब लोग। जांगचिंग लेता है और अपने आप के पीठ में ना तलवार भोंक लेता है, जिसके बाद ब्लड गिरना स्टार्ट हो जाता है। शैडो हंटर की एक बुराई थी कि वो लोग ब्लड के भी लालची थे, क्योंकि वो भी एक तरह से वैम्पायर, आधे वैम्पायर्स थे, आधे वैम्प थे वो लोग जैसे ब्लड देखते हैं जियांगचिंग का, क्योंकि जियांगचिंग एक आधा इंसान और आधा वैम्पायर था, वो पूरा वैम्पायर नहीं था। दैट्स व्हाई उसके ब्लड की तरफ सब अट्रैक्ट होना स्टार्ट होते हैं। लेकिन जियांगचिंग के पास उसके मम्मी पापा का दिया हुआ मैजिकल पावर्स भी था, जिसकी वजह से वो अपने वुंड्स को जल्दी ही भर सकता था। दैट्स व्हाई वो उसे लेकर के बाहर आता है और आने के साथ ही सारे शैडो हंटर्स बाहर आ गए थे। सीचेन मोंगजी को कहता है कि इसे किस करो और अपने आप को इससे कनेक्ट करो, तब तक जब तक कि ये तुम्हें फील ना करने लगे। उसके बाद इसे हवा में लो और सीधे बाहर निकलो। सीचन की बात सुनने के बाद वांगजी सीम प्रोसेस करना स्टार्ट करता। वो विंग जो कि अभी भी आधा बेहोश था उसको लिप्स को कैप्चर करते हुए कहता है मैं हूँ तुम्हारा किंग, मैं तुम्हारा किंग हूँ। विंग उठो, देखो मैं, तुम मेरे लूना हो और मैं तुम्हारा वैम्पायर किंग। आइज ओपन करो विंग, प्लीज, प्लीज विंग, प्लीज। इतना बोलना हुआ ही था तो विंग उसे देखता है और कहता है वांग जी। ओफो। वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए उसके टंग को सक करने लगा था बेतरतीब, और धीरे धीरे करके वो विंग को गोद में उठा लेता है। धीरे धीरे करके वांग जी के पंख ने फैल गए हुए थे, उसे गोद में लेने के साथ ही हवा में फ्लोर करते हुए निकलने की कोशिश करता, लेकिन एक झटका, लेकिन विंग अपने हाथ को ना उस बिजली के ऊपर रखता है और वो बिजली और वो सभी चीजें ना साइड होना स्टार्ट हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ जियांगजेंग उन सबको बाहर लेकर तो आ गया था। वो लोग उसके ऊपर टूट पड़े थे, उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। सीचन भागता है उस तरफ और उन सबको एक एक करके खींच के पटकना शुरू कर देता है। वांग जी विंग को लेकर बाहर आते ही कहता है कौ मैं जा रहा हूँ। सीचन कहता वांग जी विंग को लेकर के अपने मैंसन की तरफ चला गया था और वो इशारा करता है कि गगो को हेल्प करने के लिए। फिर सारे लोग उस तरफ जाते हैं और जितने भी शैडो हंटर्स थे ना उन सबको मारना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जियांगजेक को लेकर के वो लोग भी वहां से निकल जाते हैं। वहां पे बहुत सारे बच तो गए थे, लेकिन बहुत सारे मर भी गए थे। आने के बाद जियांगजेक जो कि उस हालत में नहीं था तो वो बहुत मुश्किल से उसे वैसे तोड़ पाता, लेकिन क्रैक रह पाता है। जैसे कि वो बॉर्डर सील करता है तो क्रैक रह जाती है। पर जियांगजेक को भी हील करना बहुत जरूरी था। उसे उसे और विंग दोनों को अंदर लाया जाता है। जियांगजेक खुद डॉक्टर था, लेकिन अभी फिलहाल से उसे दूसरे डॉक्टर की जरूरत पड़ने वाली थी। तो
वहाँ पे दूसरा डॉक्टर आता है हमारा क्रिस। क्रिस आते ही जियांग जिंग की बॉडी के ऊपर पत्तों का बना हुआ लेप लगा देता है और कहता है इसकी ब्लड को रोकने के लिए। सीचन, जो कि ब्लड को देखने के बाद उसका गला सूख रहा था और बहुत बुरी तरीके से, लेकिन उसे ये भी पता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सीचन जियांग जिंग मर जाएगा, इसलिए वो उसे देखे बिना उसके ऊपर हाथ रखे हुए तर कहता है प्लीज ऐसी चीजें मत किया करो, डर लगता है तुम्हें खोने से। जियांग जिंग कहता है आधा घंटा, प्लीज आधा घंटा, ठीक हो जाऊंगा। वो पत्ता अपना धीरे धीरे असर कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस फिर विंग का इलाज करना स्टार्ट कर देता है। इसकी बॉडी पूरी नीली पड़ रही थी। तो वंग जी कहता है ये क्या हो रहा है। तो क्रिस कहता है सर आपको उन लोगों ने क्या चाकू से वार किया था। सर ने किंग। तो वंग जी कहता है हाँ। तो क्रिस कहता है किंग आपको पता है इन्होंने वो पॉइजन अपने ऊपर लिया है, हमें ये वाले पत्ते चाहिए और वो भी सुबह होने से पहले, आप ले आएंगे। मुझे कहता है ये कहाँ मिलता है। वो कहता है दक्षिण वाले पहाड़ एरिया पे आपको जाना होगा अभी। मुझे कहता है हाँ मैं आता हूँ। वहां पे जितने भी लोग घायल थे ना, जो लोग डॉक्टर ही जानते थे, वो लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते ठीक ठाक करने में, ठीक है। अवांग जी उड़ते हुए वहां चला जाता है। जब वो वहां पे जाता है तो वो पत्ता कलेक्ट भी कर लेता है, लेकिन जब वो रिटर्न आने लगता है एक बहुत भारी चीज उसे पकड़ लेती है और वो कोई और नहीं बल्कि नागराज थे। नागराज वांग जी को देखते ही कहता है यहाँ कैसे आना हुआ। वांग जी कहता है मैं एक वैम्पायर किंग हूँ और मैं अपने दूना के लिए ये जड़ी बूटी लेने आया था, अगर मैं नहीं लेके गया तो वो मर जाएगा। नागराज कहता है तुम्हें पता है तुम ये क्या कर रहे हो, ये 200 सालों में एक बार उगाई जाती है और इससे हम प्रजनन करते हैं। मतलब कि अगले मंथ मैं अपनी, तब नागराज के जो पार्टनर होंगे तो मैं उनके साथ प्रजनन करने वाला तुम सारा लेके जा रहे हो। तो मंगजी कहता है आप हजारों सालों तक जीवित रहने वाले प्राणी हैं, अगर 200 साल बाद ये फिर से होगा तो आप फिर से प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन अगर अगर मैं इसे अभी लेके नहीं गया तो मुझे फिर से 1000 साल वेट करना होगा उसका नया इंसानी रूप आने के लिए। अगर मैं आज इसे लेकर के नहीं खिलाया वो मर जाएगा। 1000 साल, 1000 साल तक मैंने तपस्या किया है उसे अपने पास लाने के लिए। बचपन से लेकर अभी तक मैंने उसका वेट किया है। मैंने उसे अपने हाथों से बढ़ते हुए देखा है, जब वो पैदा हुआ था तब भी, जब वो बड़ा हुआ तब भी, वो गिरकर चलना सीखा तब भी, जब उसे चोट लग जाती थी तब भी, जब वो रोता था तब भी, जब वो हंसता था तब भी। और आज वो मर रहा है, मुझे उसे जिंदा करना है, मुझे उसके पास जाना है। हमें जाने दे, अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं ये कर्ज जरूर चुकाऊंगा। नागराज उसे छोड़ देते कहते हैं याद रखना इस बात को। ये बोलते हुए वांगजू वहां से फिर से चला जाता है। आते ही वो पत्ता देता है और क्रिस उस पत्ते को विंग के माथे पर रख देता है। धीरे धीरे करके उसके बॉडी से वो जहर उतर जाता है और सब लोग खुश हो जाते हैं। ऑलमोस्ट जियांग और विंग दोनों को अपने अपने रूम में, आई मीन की दोनों को वांग जी के रूम में और सीजन के रूम में लिटा दिया जाता है। वांग जी नीचे था और बचे हुए सारे लोग उसके सामने में बैठे हुए थे। सीजन कहता है अब क्या करना है वांग जी। वांग जी कहता है उस क्रैक को भरना होगा, लेकिन उससे पहले जियांग गोगो को ठीक होना होगा और तब तक हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए पहले उन दोनों को ठीक होने देते हैं और अगर कोई आता भी है तो हम उनका सामना करेंगे, है ना। बाकी सारे लोग हमें सर हिला देते हैं। वंग जी अपने हाथ से पावर को छोड़ता है क्योंकि विंग की पावर उसे मिल गई थी और धीरे धीरे करके वहां पे जितने भी वैम्पायर्स थे उन सबको एक एक करके वो पावर्स मिलना स्टार्ट हो गया था, एवं सीचन को भी, क्रिस को भी, सबको। बस विंग सॉरी जियांगजिंग बचा हुआ था जिससे बाद में वो देने वाला था। वो सब लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते, हील हो जाते और सुबह होने से पहले ही अपने अपने घर, अपने अपने डेस्टिनेशन और जहाँ से जो आए थे वहां चले जाते हैं वंगजी को ग्रीट करते हुए, क्योंकि इतने सालों में वंगजी और बाकी सारे वैम्पायर्स ने इंसानों की तरह रहना सीख लिया था। उनकी तरह चलना फिरना खाना पीना सब कुछ सीख लिया था। हाँ, उनकी स्पेशल क्वालिटीज की वजह से, अपने पावर्स की वजह से। वंग जी ये सब हो जाने के बाद सीजन से कहता है आप ऊपर रूम में जाए और हाँ मैं इसे सील करके आता हूँ। वंग जी बाहर आता है, पूरे बंगले को सील करता है, जंगल एरिया को, एंड देन फिर अपने रूम में आता है जहाँ पे विंग बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था और वो सपने देख रहा था जहाँ पे उसके मम्मी पापा उसके साथ खेल रहे होते। उसकी मम्मा गार्डन में बैठी हुई थी। विंग, छोटा सा विंग अपने पापा के साथ घोड़ा गाड़ी बन के खेल रहा होता, जहाँ पे उसके पापा उसे खेलते हुए बोल रहे थे चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। वो तभी देखता है कि जंगल में से कोई एक शख्स उसे देख रहा है। जब विंग धीरे धीरे करके उस तरफ देखना स्टार्ट करता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वो तलान वांग जी है, वैम्पायर किंग। विंग सोते हुए कहता है
वांग जी, हाँ तुम क्या कर रहे हो? वांग जी जिसे शब्द समझ नहीं आ रहे थे क्योंकि विंग ना बहुत धीरे बोल रहा था, बहुत धीरे। पर वांग जी उसका हाथ पकड़े हुए उसके बगल में लेट जाता है और कहता है, आराम करो। जब तुम्हें होश आएगा, बहुत सारे सवाल होंगे जो तुम्हें मुझसे जानने होंगे। उससे पहले कि तुम उसमें खो जाओ, वापस लौट आओ जल्दी से प्लीज, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और हाँ, हैप्पी बर्थडे वेइंग आई। और ये बोलते हुए वांगजी विंग के उस फोरहेड पे किस करता है। ऑलरेडी उसकी मासी ने उसके आंटी ने सर फोड़ दिया हुआ था, पर दूसरी तरफ ये सारा कांड हो गया था। और वांग जी आइज क्लोज करता है, हालांकि वांग जी सो तो नहीं रहा था लेकिन आइज क्लोज कर लेता है और विंग वहीं उस सपने में खोया हुआ था जहाँ पे विंग धीरे से उसे देखता है और मुस्कुरा देता है। वांग जी उसे हाय का इशारा करता है। फिर उसके पापा विंग को कहते, क्या हुआ विंग, तुम काउंट करना क्यों भूल गए? फिर विंग वो बोल रहा था, सिप 1, सिप 2, सिप 3, सिप 4, सिप 5, सिप 6, ऐसे करके काउंट करने लगा था। और विंग उस सपने को एंजॉय कर रहा था क्योंकि वहां पे उसने उस मोमेंट को जिया है जहाँ पे वो खुश था अपने मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ, उन तमाम रिश्तों के साथ जो था। उसने आंट को देखा और साथ में लायला को भी, जो कि उसके साथ खेला करती थी। वहीं खुश था उस सपनों की गहराई में, हर सुकून की नींद में, क्योंकि वो पंजी के बाहों में जो लेटा हुआ था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शैडो हंटर्स, जिसमें से कुछ लोग बच गए हुए थे, उन सबकी आंखों में खून के आंसू थे, वापस से विंग और बांगजी को मारने के लिए। आज पूरे 2 दिन हो चुके थे और विंग अभी भी सो रहा होता है, उस नींद की गहराई में, उस पत्ते के असर की वजह से जो एक संजीवनी की तरह काम कर रही थी, विंग की बॉडी को हील कर रही थी। ऐसा नहीं था, विंग की बॉडी के पावर सारे इन्वोक हो रहे थे। विंग उस दर्द को, उस गम को, उस बेतहासा तन्हाई को, उस अकेलेपन को, उस गमों को, सभी चीजों को एक एक करके याद करते हुए जी रहा था। जिस तरह से वो अपने पापा के साथ आखिरी पर, जब वो दोनों कार से होकर जंगल से गुजरते हुए कहीं जा रहे थे, अचानक से उसके पापा ने ब्रेक लगाई और उन दोनों का देखते देखते कुछ लोगों ने घेरा किया और उनके पापा और मम्मी मर गए। हर पर विंग वो सब देख रहा होता है, लेकिन विंग को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। कुछ देर बाद कुछ लगाया, मारने काटने की आवाज सुनाई दी और विंग बस अपनी आंखों को बंद करके ये सभी चीजें महसूस कर रहा था। विंग की बॉडी से पसीने आ रहे थे और वो बहुत ज्यादा छटपटा रहा था। एक शख्स ने विंग को गोद में लिया, फिर उसे दांत चुभाया और वो बेहोश हो गया। फिर वो अपने घर में था जहाँ पे उस दिन से लेकर उसका जीवन का नरक शुरू हो गया था, जहाँ पे विंग उन छोटे बच्चे को घर में झाड़ू लगाना पड़ता, छोटे बर्तन धोने पड़ते, कपड़े ठीक करने पड़ते और सारे सुख सुविधा चला गया। खाने के नाम पे उस छोटे बच्चे को कभी एक गिलास दूध तो कभी बचा हुआ खाना मिलता, कभी फटे हुए कपड़े मिलते तो कभी कुछ। धीरे धीरे करके वहां पे विंग का बचपन नरक से भी ज्यादा बदतर बीतने लगा था। लेकिन हाँ, हर रात एक सुकून की नींद उसे जरूर आती थी, जैसे कि उसके पास कोई बैठ के उसे थपकियां दे रहा हो, उसकी पूरे बॉडी को दर्द को दूर कर रहा हो, उसे नींद की गहराई में उतार रहा हो। उसे पढ़ने लिखने का सामान, कभी चॉकलेट तो कभी जूते, कभी बॉक्स तो कभी कुछ उसे मिलते थे। लेकिन उसके बदले में उसे फिर से थप्पड़ या मार या गालियां पड़ती थी। इन सारी चीजों को याद करते हुए भी पूरे 2 दिनों तक उस नींद की गहराई में था। वांग जी नीचे बैठा हुआ था जहाँ पर सीजन आते हुए कहते हैं, क्या हुआ है वांग जी? वांग जी कहता है, कहो, उसे होश क्यों नहीं आ रहा है? मैं उसकी वॉइस सुनना चाहता हूँ। आज वो पूरे 18 साल का हो चुका है, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं, बट वो अभी तक होश में क्यों नहीं आया है? मैं चाहता हूँ कि वो होश में आए, मुझसे बातें करे, मेरी बातें सुने, मेरी ओर देखे, मुझसे सवाल करे। पर वो बेड पे वहां लेटा हुआ है और मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे मुझे कैसे भी करके उससे बात करनी है। मुझे मुझे बस बात करनी है। प्लीज आप बताएंगे कि वो ठीक है? हाँ। वांग जी के इस बेतहासा हाल को देखकर सीजन समझ सकते थे कि वांग जी कितना डेस्परेट है विंग को देखने के लिए, क्योंकि विंग लिटरली 2 दिन से बेहोश है, ना उसने खाया पिया कुछ नहीं। सीजन कहते हैं वो हम सबसे ज्यादा ताकतवर है, दैट्स व्हाई उसकी ऐसी हालत है। वो जब जागेगा वो अपने भीतर कुछ नया फील करेगा। वांग जी तुम्हें ऊपर जाकर उसे देखना चाहिए, आई थिंक से, या फिर उससे पहले हमें मून गॉडेस। मुझे कहता है, नहीं, नो, नो वे, मैं मून गॉडेस के सामने में कभी नहीं जाऊंगा। उन्होंने उसे मुझसे दूर कर दिया और मैं ये कभी नहीं भूल सकता।
उनकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से ये मुझसे दूर हो गया। आखिरकार मून गॉडेस मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि मैं एक वैम्पायर सलर्स था। वाई, पर मैंने अपने किंगडम को बचाया था, मैंने वो तमाम चीजें बचाई थी, पर उसका सैक्रिफाइस होना, ये कहाँ का न्याय था। सीजन कहते हैं डेस्टिनी अपने आप को दोहराती है, कभी न कभी इतिहास बदलते हैं लेकिन सेम वे में जाते हैं। इसीलिए तुम्हें पेशेंस रखना होगा विंका, दोबारा से तुम्हारे लाइफ में आना और हम सबका यहाँ आना कुछ न कुछ नियति तय करके लाई है वांग जी। तुम्हें नियति पे ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि नियति हमेशा कुछ बेस्ट प्लान करती है। ये बोल करके वांग जी के शोल्डर को टैप करता कहता है, जाओ ऊपर, उसे तुम्हारी जरूरत है। उसे देख के आवी ना, वो कैसा दिखता है सोते वक्त, कितना क्यूट और मासूम सा। उसने बहुत कुछ सहा है। तब तक मैं उसके जागने के लिए खाने पीने का इंतजाम करता हूँ, क्योंकि अब हमारे घर में खाने वाला इकलौता बच्चा बस वही है। ये बोलते हुए जो हमारा सीजन था वहां से चले जाते हैं। वांग जी हताश होकर उठता है और ऊपर जाने लगता है। कमरे में डोर ओपन करके बंद करते हुए वो विंग की तरफ बढ़ रहा होता है और उसके बगल में आकर बैठता है। अपने हाथों से उसके बालों को केयर्स करते हुए कहता है, आई आईज ओपन करो, मैं वांग जी तुम्हारे सामने, तुम्हारा किंग, तुम्हारा हस्बैंड, ओपन योर आईज बेबी। इतना बोलते हुए वांग जी विंग को देख रहा होता है। विंग धीरे धीरे करके अपने आईज ओपन करता है, धुंधली हुई आंखों से उस कमरे को देखता है। वो कमरा किसी पैलेस के रूम से कम नहीं था। विंग धीरे से कहता है, वांग जी। वांग जी उसकी वॉइस सुनते कहता है, आई आई बेबी, तुम्हें होश आ गया। गॉड, और इतना बोलते ही वो उसके गले लग जाता है। विंग वो उसके बाहों में खुद को समेटे हुए था। विंग कहता है, मुझे याद आ गया, मुझे सब याद आ गया। मुझे कहता है, क्या याद आ गया? हाँ। भी उसे देखता और कहता है, बचपन में आप मुझसे मिलने आया करते थे, मेरे रूम में मुझे सुलाने आया करते थे, मुझे मुझे टैपिंग करते थे, मेरे लिए चॉकलेट लाते थे, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, बुक्स और पेन्स लाते थे, कभी कभी मेरे पौधे पे कपड़े भी लाते थे। आप, पर आप पहले भी ऐसे थे और अभी भी वैसे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ। हम जी उसकी हालत को समझ पा रहा था। वो कहता है, हे रिलैक्स्ड ओके ना, पहले कुछ खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। आई प्रॉमिस, आई रियली प्रॉमिस ओके ना। विंग कहता है, हम जी कहता है, तुम बहुत क्यूट हो विंग, बहुत ज्यादा। इतना बोल वो वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है एंड देन ऐसे ना अपने माइंड से ही माइंड कनेक्ट करते हुए नीचे कहता है, काका उसे होश आ गया है, क्या खाना लेके आ सकते हैं? सीजन कहता है, ओ ला ला ला, यस ऑफ कोर्स। तो क्या हमें खाने का दिखावा करना होगा? पंकजी कहता है, नहीं, मैं उसे सब कुछ बताने वाला हूँ। सचिन कहता, उप्स, हाय, इट्स ओके। फिर सीजन विंग के लिए खाने की सारी डिशेस प्लेस करके उसके पास लेकर आता है। विंग वो देखते कहता, खाना, क्या ये सब कुछ मेरे लिए है? जी कहता है, कहता है, ओह गॉड, हाँ। अरे तुम बोलकर ट्रे लेकर के वो जल्दी जल्दी खाता है तो सरकने लगता है। हम जी कहता है, हे रिलैक्स्ड ओके ना, ये सब कुछ तुम्हें फिनिश करना है, जल्दी किस बात की है? हाँ। ये कहता है, हाँ 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 मैं समझ गया, हाँ हाँ ये टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। एकदम बोलकर विंग ना एकदम गप 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 मुंह में डाले जा रहा होता है। अंजू उसे खाते हुए देखता है तो उसे रोना आ रहा था। वो अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। विंग कहता है, वैसे वांग जी ये खाना काफी टेस्टी है, मुझे माफ करना, मैंने पूछा नहीं, खाओगे? तो वांग जी कहता है, नहीं। सीजन कहता है, वैसे तुम चाहो तो मुझे खिला सकते हो। वांग जी उसे घूर कर देखकर कहता है, ओ सॉरी, तुम एंजॉय करो, आराम से खाओ भाई, और घर में बहुत सारा है, सब तुम्हें ही तो खाना है। विंग कहता, हाँ, आप लोग नहीं खाते हो क्या? वांग जी कहता, विंग खाने वक्त बात नहीं करते हैं। विंग कहता, हम्म। फिर वो खाने लगता है। पहले उसका जब पेट भर जाता है तो आराम आराम से सारा खा लेने के बाद वो ऑफ करता है। वांग जी कहता है, तुम्हें अच्छा लगा? विंग कहता है, पर मैंने ज्यादा खा लिया। जी कहता है, कोई बात नहीं, तुम खा लो, गोल मटोल हो जाओ, गोलू मोलू हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिंक कहता है, लेकिन क्यों?
जी कहता है, एक बात बतानी है तुम्हें, थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ट्रस्ट मी, ओके ना? इतना बोलकर और जो हमारा वांगजी था ना वो कहता है, मैं एक वैम्पायर हूँ और तुम मेरे वाइफ हो विंग। विंग कहता है, हाँ। वांगजी कहता है, तुम्हें याद नहीं है पर तुम्हें ये जानना होगा। इतना बोल वांगजी अपने फैंग्स दिखाता है, जिसके बाद विंग कहता है, तो सच में आप वैम्पायर हैं? वांगजी कहता है, काका भी है। और पीछे से वॉइस आती है, अभी। विंग कहता है, चांगा। फिर कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? चांग चिंग कहता है, और मैं भी विंग। विंग कहता है, और आप क्या कहो? चांग चिंग कहता है, मैं भी एक वैम्पायर हूँ। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो चांग चिंग और वहां पे आके बैठ जाता है। वांगजी को देखकर विंग थोड़ा डरने लगा था। चांग चिंग कहता है, रिलैक्स्ड, ओके ना? एक्चुअली में हम एक स्टोरी सुनते हैं, ओके ना? विंग कहता है, बट को कहता है, ओके मैं बताता हूँ। जब एक राजा था हैरिस, वो यूनान से बिलोंग करता था और भी जर्मन देशों से बिलोंग करता था। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, पर उस टाइम पे ना उसके देवता जो थे ना वो रक्त पीते थे। मतलब कि वो वैम्पायर टाइप समझ सकते हैं, रक्त पिचास टाइप देखता, ठीक है? जिसके बाद उसने अपनी वाइफ से, जिससे वो बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा, अचानक से उसके राज्य के ऊपर दुश्मनों ने हमला कर दिया। और उसके बाद उसकी वाइफ को जब पता चला कि उसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई है तो उन्होंने अपने आप को अपने ही रूम में खंजर से मार लिया, क्योंकि उस वक्त क्या होता था कि राज्य में जितनी भी महिला बच्ची होती थी उन सबको वो लोग बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित करते थे और उनके साथ शोषण होता था। उसके बाद उन्हें मार दिया जाता था या टांग दिया जाता था। तो इन सब से बचने के लिए रानी ने खुदकुशी कर ली। पर जब राजा वापस लौटा और जब उसे पता चला कि उसकी प्रिय रानी नहीं रही तो राजा हताश हो गया। उसकी बॉडी उठाई और गॉड के पास गया और बोला इसे जीवित करने के लिए। उसके गॉड, जो कि उन लोगों की बात सुनते थे, उन्होंने कहा कि तुम मुझे रक्त पिलाओ और हर दिन तुम्हें अपना रक्त पिलाना होगा, उसके बाद जाकर के मैं इसे जीवित कर दूंगा। वो राजा खाने पीने के सामान तो खाता था, सब कुछ करता था, लेकिन अपना रक्त उसे देने लगा। अब था तो इंसान, कितना दिन चढ़ा पाता? दैट्स वाई 10वें दिन जाते जाते उस राजा की भी मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद जब वो राजा अपने गॉड से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तब उस गॉड ने उसे साक्षात वरदान दिया कि आज के बाद तुम मेरे जैसे हो जाओगे और तुम्हारी रानी तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। जिसके बाद उसके वंश में जितने भी बच्चे पैदा हुए वो सब जन्म से ही खून पीना स्टार्ट कर दिए। इस तरीके से हम कह सकते हैं ड्रैकुला या रक्त पिचास की उत्पत्ति हुई और उसके वंशज धीरे धीरे अलग अलग जगह पे फैलते गए और उन्हीं के वंशज में से एक हम लोग भी हैं, जहाँ पे हमारी मॉम जर्मन थी और हमारे डैड चाइनीज थे। तो तुम कह सकते हो कि हम थोड़ा-सा जर्मन चाइनीज वैम्पायर्स टाइप है, ओके ना? वैम्पायर सेलर्स, पर हमारी नींव उधर से ही आती है, ओके? तो ये मेन एक स्टोरी हो गया, ठीक है? पर धीरे-धीरे उस टाइम पे हमने यहाँ पे अपना स्थापित करना स्टार्ट किया और जब ऐसा स्टार्ट हुआ तो ये धीरे-धीरे करके अलग-अलग जगह फैलता भी गया। अब ऐसा नहीं था कि सब ऐसे थे तो ऐसे ही रहेंगे। चाइनीज़ कल्चर होने की वजह से हम चाइनीज़ वैम्पायर है भाई। बट एक्चुअली में ऐसा हुआ कि जब हमारा अपना खुद का किंगडम जब चल रहा होता है, तब उस समय जी कहता है, मैं बताता हूँ। तो मून गॉडेस के भेजे गए थे, क्योंकि हर एक वैम्पायर्स के लिए एक ना एक पार्टनर्स तो होती है। मून गॉडेस ने तुम्हें मेरे लिए भेजा था, लेकिन तुम्हारे पास बहुत अद्भुत शक्तियाँ थी। जब तुम 17 साल के थे तब हमारे सेलर्स में कुछ बच्चों का अगवा कर लिया गया था, क्योंकि वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस थे और उनकी पावर ना बहुत अच्छी थी। मतलब कि अगर फुल मून की नाइट पे अगर उन्हें बलि दे दिया जाए तो जो शैडो हंटर्स है, तो विंग कहता है शैडो हंटर्स, तो वांगजी कहता है वो शैडो हंटर्स हम वैम्पायर्स को मार करके और ताबूत में बंद कर देते हैं और हमारे खून को वो लोग पीते हैं। जिसके बाद वो वैम्पायर्स तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ उन्हें हम वुल्फ फॉर्म कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, वुल्फ से भी ज़्यादा ताकतवर। एक तरह से वो लोग वुल्फ में कन्वर्ट तो नहीं हो सकते, लेकिन जीता जाता जागता एक भेड़िया हम उन्हें बोल सकते हैं। जिसके बाद वो हमारे खून से उन्हें ताकत मिलती है और हमारे हम जैसे वैम्पायर्स का वो लोग खात्मा करते हैं और जितने वैम्पायर्स का वो लोग खात्मा करेंगे उतने ज़्यादा वो लोग ताकतवर होते जाएंगे। इसके लिए उन्हें फ्रेश बच्चों की आवश्यकता होती है या फिर ऐसे लोगों की जिसको मून गॉडेस कुछ स्पेशल पावर्स के साथ में भेजते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब तुम मेरे लिए चुने गए थे, क्योंकि मेरे राज्य में सबकी अपनी अपनी क्यून थे। तो विंग कहता है थे का क्या मतलब? होंगजी कहता है
हम 4 संप्रदाय में बटे हुए थे। अब चारों संप्रदाय में सबके अपने-अपने क्यों थे भी, बस नहीं थे तो मेरे पास नहीं था। पता नहीं, मेरी डेस्टिनी किस तरह से लिखी गई थी, मुझे खुद नहीं पता। जब गगो को चांग गगा मिले थे और बाकी और 2 लोगों को दूसरे-दूसरे लोग, पर मुझे नहीं मिला था तो सबको चिंता होने लगा। लेकिन तब तक तुम आ चुके थे और तुम्हारी एज उस समय 17 ही साल थी। तुम मेरे लिए खाना बनाते, सब कुछ करते, राज का काम करते, मेरे कपड़े धोते, सब कुछ करते। मुझे एक अलग सा अपनापन तो फ़ील होता था, लेकिन मैं कभी जान ही नहीं पाया कि मेरा खाना बनाने वाला, मेरी सेवा करने वाला, मेरा नौकर ही मेरा पार्टनर बनने वाला है। लेकिन ये बात शैडो हंटर्स को उस समय जो कि हम कह सकते हैं कि एक ऐसा क्लान जो कि भेड़िया क्लान से बिलॉन्ग करता था, वो लोग को पता चल गई। और जब उन्हें पता चल गई तो उन लोगों ने ढूंढना स्टार्ट किया। उस लूना को फंसाने के लिए उसने हमारे क्लान के कुछ बच्चों को अगवा किया और उन्हें नरभक्षक बलि देने लगा, जिसकी वजह से हम लोग इस सोच में पड़ गए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जाने अनजाने तुम उस जगह पर पहुंच गए, तुम्हें अपने शक्तियों का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था और तुमने उन बच्चों को बचाने की कोशिश की, क्योंकि उसमें से एक बच्चा तुम्हारा अपना भी तो था। विंग, उसे कुछ फ्लैशेस याद आते हैं और वो कहता है, बच्चा। वांग जी कहता है, चलो साथ में देखते हैं। इतना बोल वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, जहाँ पे विंग देख पा रहा था कि उसका एक छोटा सा भाई है। वो उसके मम्मी पापा नहीं थे, लेकिन वो कैसे पैदा हुआ था उसे खुद नहीं पता था। उसकी दादी ने उसे पाल पोस के बड़ा किया था और वो नहीं पता था कि उसके मतलब वो उसके पापा कौन है, लेकिन उसकी माँ थी। तो विंग ना अपने भाई को बचाने के लिए, जो कि उससे एक अनाथ मतलब ऐसा बच्चा जो स्ट्रीट पे रहता है, तो वो विंग उसे घर ले आया था और वो उसके साथ ही रहता था। तो उसे बचाने के लिए जब उस सेलर में गया, जहाँ पे वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, वो एक-एक करके सारे बच्चों को बाहर तो निकाल दिया, लेकिन उस सेलर में वो खुद फँस गया। और जब वहाँ पे शैडो हंटर्स मतलब कि भेड़िया क्लान के लोग आए, उस समय तो विंग को पहले तो उन्होंने एक साधारण सा लड़का समझ करके उसे जाने दिया, लेकिन जैसे ही उस जो स्पेक्ट्रम बना हुआ था उससे बाहर निकला, वो लाइट करने लगा। उन लोगों को समझ में आ गया कि ये मून गॉडेस का भेजा हुआ अगला क्यून यही होने वाला है और वो एक लड़का होने वाला है। ये बात जब इन लोगों को समझ में आए तो उन्होंने विंग के सर पे मारा और उन्हें बेहोश कर दिया, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम में विंग का खून ना छिटा गया था। छिटने के साथ ही विंग की बॉडी जो कि वहाँ पे मूर्छा अवस्था में पड़ी थी, लेकिन उन लोगों को जैसे ही पता चला कि इसकी पावर से वो पावरफुल हो सकते हैं, उस खून को वो लोग ना उठाकर पीना स्टार्ट कर देते हैं। विंग की बॉडी पड़ी हुई है लेकिन खून पी रहे होते। जैसे ही विंग की बॉडी उसमें स्पेक्ट्रम में जाती है, वांगजी जो कि उसे कहीं न कहीं ये सभी चीज़ें फ़ील हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो उसे ढूँढने की कोशिश करता है तो उस वक़्त विंग नहीं था। विंग जो कि अधमरा होकर के वहाँ पे पड़ा हुआ था। जब भेड़िया क्लान के राजा वहाँ आते हैं, तो विंग के बॉडी को 3 हिस्सों में काट करके और उसके बॉडी ऑर्गन को अलग-अलग कर दिया जाता है। अब मरने के बाद तो विंग की आत्मा निकल के वापस से मून क्लान चली गई हुई थी, मतलब कि मून गॉडेस के पास वापस चली गई हुई थी, लेकिन बॉडी यहाँ पे रह गया था। जिसकी वजह से उन लोगों ने उस बॉडी को मतलब कि विंग के उस टाइम जो उनके बॉडी को अलग-अलग जगह पे डाल करके और उसे दफना दिया। और उसके बाद तब से उस बॉडी से जितने भी खून उन लोगों ने इकट्ठा किया था, वो लोग धीरे-धीरे करके उसे पीते गए और अपनी पावर बढ़ाते गए, जिसके बाद भेड़िया क्लान बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गया। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद जब वांग जी ने सब जगह निरीक्षण करना स्टार्ट किया कि आखिरकार मैटर क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, होता है ना राजा का काम होता है कि ढूँढना। तो जब वांग जी को पता चला कि कुछ बच्चों को अगवा किया गया था और जिसके बाद एक लड़का ने उसकी जान बचाई है, जब वो जाँच पड़ताल किया गया और जब उसे पता चला कि ये मून वॉटर्स का भेजा हुआ लूना था, जिसकी 18 साल उम्र होते ही उसकी पावर इग्नाइट होती और वो किंग के लिए चुना जाता, लेकिन 17 साल की एज में ही विंग को मौत के घाट उतार दिया गया था आइंग को और वो मर चुका था और वांगजी को कभी पता ही नहीं चला कि उसकी लूना उसके आसपास थी और उसे वो महसूस कर पाता। वांगजी गम में डूब गया। उसने एक बार मतलब उस विंग उसके आमने सामने ही रहता था, लेकिन सर्वेंट्स का काम होता है ना अपना सर नीचे करके रखो और किसी से बात मत करो, तो जस्ट लाइक वांगजी के सामने में होते हुए भी उसने कभी भी विंग को नहीं देखा था। जब दूसरी लाइफ में विंग का जन्म हुआ तब विंग को वांग जी ने बचपन से बड़ा होते हुए, पैदा होते हुए, पलते हुए, बढ़ते हुए देखा था। जब वांग जी को ये सभी चीजें का एहसास हुआ, तो उसने भेड़िया क्लान को मार डाला
उसमें से कुछ लोग वहां से चले गए। फिर उसने विंग के बॉडी को इकट्ठा किया, जो कि एक ताबूत में लिपटा हुआ था। उन सारे बॉडी को इकट्ठा करने के बाद वांग जी उसे अपने पैलेस के नीचे उसे दफन कर देता है। और वो मून गॉडेस को प्रे करने लगा, लेकिन मून गॉडेस ने उसे कहा कि तुम्हारे आसपास होते हुए भी लोना को तुम जब पहचान नहीं पाए, अपने दिल से दिल का कनेक्शन जोड़ नहीं पाए, तो तुम्हें उसे वापस से अपने लाइफ में लाने का कोई अधिकार नहीं है। अगले 500 सालों तक वो तुम्हारे आसपास होगी, लेकिन तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा। हर एक 100 साल बाद लूना का जन्म होता था। तो इसकी वजह से मून गॉडेस के श्राप की वजह से विंग कभी कुत्ता तो कभी बिल्ली, कभी कौवा, कभी हंस, कभी मतलब कि मतलब ऐसे ऐसे योनि में जैसे जानवर, तो कभी चिड़िया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। 500 साल में उसने ना ऐसा 5 बार ऐसे जन्म लिया, अलग-अलग वैरायटी में। कभी खरगोश, मतलब हम कुल 5 ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, मतलब कि वो मनुष्य योनि में आया ही नहीं, ठीक है? तो 5 बार वो हो गया। और छठवें साल वापस से वो, छठवें 100 साल बाद, ठीक है? विंग वापस से इंसानी फॉर्म में इस बार आ गया था। और 18 साल होने पे उसके बॉडी से पावर इनलाइट होनी थी। तो इस बार विंग को कुछ पता ही नहीं था कि वो क्या है, लेकिन जब वांग जी ने उसे पहली बार पैदा होने के बाद जब उसे फील हुआ कि उसका पार्टनर आ गया, क्योंकि वो मून गोडेस को तो प्रे नहीं करता था, लेकिन हाँ, विंग की स्मेल उसे हमेशा याद रह गई थी, क्योंकि दफन करने टाइम पे वांग जी ने विंग को बाइट कर लिया था, उसकी उस सड़ी गली बॉडी को। और उससे अपने आप से प्रॉमिस किया था कि तुम जब भी आओगे मैं तुम्हें महसूस कर लूंगा। जानवर फॉर्म में होने के बाद जब वो मर जाता था, तब जाकर के वांग जी को एहसास होता था कि ये विंग है, लेकिन वो हर बार उस जानवर बॉडी को बाइट करता था, ताकि उसके स्मेल उसे हमेशा याद रहे। जब छठे बार विंग का जन्म होता है, तो आसपास होने की वजह से वो विंग को हॉस्पिटल में देखने चाहता है। छोटा सा विंग जब लेटा हुआ था, तो वांग जी ने उसकी फिंगर्स में बाइट किया था और कहा था, हमेशा हमेशा तुम जब दुख में रहोगे, रोते रहोगे, तो मैं तुम्हारे आसपास होऊंगा। उसके बाद से वांग जी उस नन्हे से विंग को बड़ा होते हुए, पलते हुए 5 साल तक की एज तक उसने देखा। फिर जब वो सब हाथा हुआ, उसके बाद उसका ध्यान रखने लगा था। बैक टू द करंट सिचुएशन, ये सारी बातें जानने के बाद विंग की आंखों से ना ऐसे डब 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 पानी गिर रहे थे। और वो खुद से कहता है, तो क्या मेरा जीवन इतना ज्यादा पहले से ही बुरा था? वहां जी उसे गले लगा लेता है, तो सारे लोग भी लग हमें बाहर निकल जाना चाहिए। उसके बाद वो सब लोग वहां से चले जाते हैं, उनके लवी डवी मोमेंट्स को वैसे ही छोड़ करके। वांग जी उसके बाद वो केयर्स करते हुए कहता है, नहीं, जो था सो था। आज के बाद मैं थंगान वांगजी किंग तुम्हें पलकों पे बिठा के रखूंगा और तुम्हारे सारे सुख सुविधा का ख्याल रखूंगा। विंग कहता है, सच में? तो मेरा खून नहीं पीने वाले हो ना? वैसे भी मेरे बॉडी में उतना खून नहीं है। वांग जी कहता है, मुझे तुम्हारा खून नहीं चाहिए विंग, मुझे तो तुम चाहिए, और तुम्हारे अंदर खुद पावर है। तुम्हें फील नहीं हो रहा? विंग कहता, पर कैसे फील करते हैं मुझे नहीं पता। हम जी कहता है, धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, ओके ना? कितना बोल। विंग के दोनों बालों को ऐसे साइड साइड पास करते हुए अपने हाथ में उसे होल्ड करता है। फिर फोरहेड पे, दोनों आईज पे, नोच पे, चिक्स पे और लिप्स पे किस करता है, जहाँ पे विंग उसे ब्लिंकली देख रहा होता है। वांग जी कुछ कदम और आगे बढ़ता है, मतलब थोड़ा सा खसकता है और विंग के ऊपर आने लगता है। तो विंग कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, तुम 18 साल के हो गए हो ना, तो मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ? तो बेचारा विंग को समझ नहीं आ रहा था कि फील करने का मतलब क्या है। तो विंग ना हाँ में सर हिला देता, उसे लग रहा था वांगजू से छुएगा, गले लगा लेगा, बस हो गया। फिर वांगजी धीरे से दूसरी साइड आकर के विंग को अंदर कमर में घुस जाता है। विंग को अपने साइड मोड़ता और उसे अपने पूरे बाहों में चिपका लेता है। विंग को तो सांस लेने में आ नहीं रही थी, उसे अजीब लग रहा था, उसे वॉशरूम वाला सारा किस्सा याद आ रहा था। फिर उसे ना ऐसे धक्का देने लगता है, तो वांग जी कहता, क्या हुआ? विंग कहता, मुझे शर्म आ रही है, मुझे अजीब लग रहा है। हाँ, मैं आपको ठीक से जानता भी नहीं हूँ। वांग जी कहता है, विंग, पर मैं तुम्हें तो बचपन से जानता हूँ ना। विंग कहता, हाँ तो क्या हुआ? मैं तो नहीं जानता। मुझसे दूर रहे प्लीज। ऐसा बोल उसे अलग होकर दूसरी तरफ घूम जाता है, पर वांगजी भी ढीठ उसकी टमी में हाथ डालता है, देन उसे खींचता है अपनी तरफ। उसके बाद वो उसे कहता है, ऐसे ही रहो तो फिर। इतना बोल वांगजी पीछे से उसकी बद के आराम से हाथ डालता है, देन धीरे धीरे करके उसे टच करने लगा था। तो जो वांगजी जब ऐसा कर रहा होता है, तो एक्साइटमेंट के मारे एकदम फूला नहीं जा रहा था उसको, और वो सांस हैवी हो रही थी। फिर वो धीरे से कहता है, ऐसा करना बंद कर दे प्लीज,
और वांग जी कुछ नहीं सुन रहा था। फिर उसके हाथ आगे-आगे चलना स्टार्ट हो गए थे और जो हमारा विंग था, वो अलग ही लेवल पे जाया जा रहा था। जब धीरे-धीरे करके उसकी आवाज़ें थोड़ी-सी चेंज होने लगती है, तो वांग जी उसे अपनी तरफ मोड़ता है और फिर आगे से उसे परेशान करना स्टार्ट करता है। विंग को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, पर वांग जी जो कि उसे अपना बनाने के लिए पूरी तरीके से आतुर था, वांग जी धीरे से उसकी आंखों में देखता है, जिससे कि विंग हिप्नोटाइज्ड हो गया था। उसके बाद वांग जी फिर उसके क्लोथ्स को रिमूव करते हुए उसकी बॉडी के ऊपर हाथ चलाना स्टार्ट करता है। फिर खुद के क्लोथ रिमूव करता है और उसके ऊपर आ जाता है। धीरे-धीरे खुद को और उसे अच्छे से स्टार्टिंग से उसे एक्साइटेड करते हुए वांग जी विंग को खुद के इनसाइड अपने आप को कनेक्ट करता है, जिस वजह से विंग को थोड़ा-सा दर्द भी हो रहा था, पर वांग जी ने उसे हिप्नोटाइज़ कर दिया हुआ था, जिसकी वजह से जो हमारा विंग था, वो बस उसे देख रहा था और उसे एन्जॉय कर रहा होता है। वांग जी फिर उसके हिप्नोटिज़ को तोड़ता है और जब विंग को ये एहसास होता है कि ओ तेरी! वांग जी कर क्या रहा है? तो कहता है, ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? पर वांग जी अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर चुका था और विंग को मैस करना शुरू कर चुका था और विंग के पास सिर्फ़ मोइन करने के अलावा कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था। धीरे-धीरे करके विंग को भी ये सभी चीज़ें अच्छा लग रहा था। उसका इस तरह से उसके ऊपर आना, उसे प्यार करना, उसे नींबू की तरह निचोड़ के खाना। विंग को धीरे-धीरे रास आ रहा था, उसे एन्जॉय कर रहा था और वांग जी उसे पागलों की तरह चाह रहा था। तब तक कि वो दोनों फाइनली एक-दूसरे में खो नहीं गए थे और गेम तक नहीं पहुँच गए थे। अपने फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करने के बाद वांग जी बेतरतीब होकर उसे देखते हुए कहता है, तो तुम्हें अच्छा लगा? विंग के पास सब तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वो मना भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता, फेस टर्न कर लेता है। वांग जी कहता है, विंग मुझे देखो। विंग कहता है, हाँ, मुझे अच्छा लगा। वांग जी उसे देखता, फिर उसके लिप्स पे कैप्चर करते उसे पकड़े हुए था। फिर हमारा विंग उसे कहता है, तो आज से मैं आपके साथ रहूँगा ना? वांग जी कहता है, हाँ, आज से, अभी से तुम मेरे साथ रहने वाले हो, समझे ना? विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद हाँ जी, फिर से अपने सेकंड राउंड के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है खुद को और वो रात उसके लिए काफ़ी हसीन और खुशनुमा रात थी। अब ऐसा नहीं था कि सीजन को पता नहीं चल रहा था, क्योंकि विंग के स्मेल की वजह से सब लोग एक्साइटेड हो रहे थे और सीजन जियांग को लेकर अपने रूम में चला गया था। क्रिस भी वहाँ से गायब हो गया था और हर कोई अपने-अपने पार्टनर के साथ में एवरीडे मीन्स एवरीडे करने में लगा हुआ था। अगले दिन सुबह विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ था, लेकिन उसे नींद अच्छी आई थी। 10 बजे के आसपास जब विंग की नींद खुलती है, तो वांग जी उसे कहता है, आज तुम लेट हो गए हो और कल से स्कूल जाना होगा। तो इस पे विंग कहता है, पर आप भी तो स्कूल जा रहे थे ना, आप सच में पढ़ने जा रहे थे? तो वांग जी कहता है, "वो मैं तो तुम्हारे लिए आया था।" विंग कहता, ओह अच्छा ऐसा क्या? वांग जी कहता है, विंग कहता है, पर आंट ने मुझे पैसे नहीं दिए और मैं कुछ लाया भी नहीं। वांग जी विंग के पास आता है और उसके बालों को फियर्स करते हुए कहता है, आइन, तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो। आज से तुम्हारा सोना, उठना, बैठना, खाना-पीना, हर एक सिंगल चीज़ मैं करूँगा, ओके ना? तुम्हें किसी से कुछ भी माँगने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो भी चाहिए वो मुझे बोलो, मैं करूँगा। इतना बोल वांग जी रिंग को केयर्स कर रहा होता है। रिंग को अच्छा लग रहा होता है और कहता है, तो आप मेरे गार्जियन बनेंगे? वांग जी कहता, उहुँ। विंग थोड़ा-सा मुँह बनाते हुए कहता, तो फिर क्या बनने वाले हैं? वांग जी कहता है, हस्बैंड। विंग तो बेचारा कहता, धत तेरी की, कुछ भी। और इतना बोलकर उसे देख रहा होता है। वांग जी को अच्छा लग रहा था विंग का ये व्यवहार, बट फिर भी वो कहता है, जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। विंग बिना कुछ बोले वॉशरूम चला जाता है एंड देन वो फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होकर के आने के बाद वांग जी कहता है, चलो नाश्ता कर लो। विंग कहता है, पर मैंने सुना है वैम्पायर्स तो कुछ खाते नहीं है। वांग जी कहता है, हाँ, वैम्पायर्स कुछ नहीं खाते हैं, पर वो खाते हुए बनी को देख तो सकते हैं ना? तो विंग कहता है, तो आप क्या खाएँगे? कहता है, तुम्हें। विंग कहता है, पर मैं खाने वाली चीज़ थोड़ी हूँ। मैं तो मैं तो वो। और इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। तो वांग जी कहता है, तुम बहुत सोचते हो, है ना? चलो। और उसके बाद वो उसे लेकर के नीचे आता है, जहाँ पे टेबल पे अलग ही एकदम स्टाइलिश वे में बहुत सारे वैरायटी लगी हुई थी। तो जो हमारा वांग जी था, वो विंग के लिए टेबल ऐसे पुल करता है एंड देन उसे कहता है, बैठो। विंग उस पे बैठ जाता है। वांग जी उसे एक प्रिंसेस वाली ट्रीटमेंट देते हुए खाना खिलाना स्टार्ट करता है। उसके बाद विंग वो सभी चीज़ें देखता है, उसे जो पसंद आ रहा था वो लेके खा रहा था। वांग जी भी वहाँ पे बैठा हुआ था और वो ब्लड पी रहा होता है।
सीजन भी आते हैं और सेम वे में बैठ जाते हैं, जंगजिंग भी आता है, वो भी बैठ जाता है और वो लोग बस वो पी रहे होते हैं। विंग खाते-खाते कहता है, "काका, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आप एक वैम्पायर हो।" तो झंगजिंग कहता है, "तुमने कभी पूछा था क्या?" विंग कहता है, "नहीं तो।" तो झंगजिंग कहता है, "फिर कैसे बता देता? तुम डर जाते तो, और तुम जब डर जाते तो मेरे पास नहीं आते, और जब नहीं आते तो फिर मैं तुम्हारा इलाज कैसे करता?" तो विंग कहता है, "तो इसीलिए आप मुझसे पैसे नहीं लेते थे, क्योंकि आपको पहले से ही पता था ये सब कुछ?" तो झंगजिंग कहता है, "हुँ, हम सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हारे आस-पास थे विंग, इसलिए डोंट वरी, ओके ना?" विंग कहता है, "हुँ।" और इतना बोलकर खाना खा लेता है। चंगचिंग कहता है, "अगर तुम्हें कोई सिलेबस या कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें बता दूंगा।" विंग हाँ में सर हिला देता है। फिर चंगचिंग कहता है, "विंग, आज से ये तुम्हारा घर है।" विंग कहता है, "पर मैं तो ह्यूमन हूँ ना।" चंगचिंग कहता है, "वांग जी, तुमने इसे बताया नहीं कि ये मून गॉडेस का चाइल्ड है?" तो विंग कहता है, "मून गॉडेस?" वो कहता, देखो, हाँ, हर एक 100 साल में मून गॉडेस एक वैम्पायर्स के लिए या फिर अल्फा किंग के लिए एक लूना सेंड करती है, चाहे वो अल्फा किंग हो या बेयरवुल्फ किंग हो या फिर एक वैम्पायर ही क्यों ना हो, तो उसके लिए लूना आती है। तो उसी तरीके से मून गॉडेस ने तुम्हें भेजा है।" तो वो कहता है, "अल्फा किंग क्या होता है?" जंगजिंग कहता है, "वो यहाँ नहीं होते हैं, उनकी अलग दुनिया होती है, अलग रेलम्स होते हैं, अलग जगह होती है। इस 3D मटेरियल वर्ल्ड पे या तो इंसान होते हैं या फिर जानवर होते हैं या फिर हम जैसे रक्त पिचास लोग होते हैं, जिन्हें हम वैम्पायर्स या ड्रैकुला बोल सकते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं। तो इंसानों के लिए तो इंसान बने हैं, पर हमारे लिए लूना बनी होती है।" तो जंगजिंग की बात सुनने के बाद विंग कहता है, "क्या आप भी लूना हो?" जंगजिंग कहता, पर मैं अलग सेक्ट से हूँ।" तो विंग कहता, "अलग सेक्ट मतलब?" तो जंगजिंग कहता, "जैसे यहाँ पे बीजिंग और संघाई हुए?" कहता, "ओह अच्छा, मतलब अलग स्टेट से हो?" कहता, ऐसे।" फिर विंग कहता, "ओह, तो मैं लूना हूँ?" जंगजिंग कहता, "बुद्धू, कितना सवाल करते हो, मेरा सर फट जाएगा बाबा। हाँ बाबा, तुम लूना हो।" और ये बोलते हुए जो हमारा जांगसिंग था ना, वो उसे कहता है, "अब चलो फिनिश करो खाना, ओके ना?" विंग कहता, खाना वगैरह हो जाने के बाद वांगजी उसे कहता है, "तुम चाहो तो यहाँ पढ़ाई कर सकते हो विंग, ओके ना? तुम्हारे लिए सारी सुविधा हो जाएगी।" विंग कहता है, विंग अपने कमरे में जा करके, आई मीन कि वांगजी के कमरे में जा करके वो सारी चीज़ों को पढ़ने स्टार्ट कर देता है। रात के टाइम पर खाना वगैरह खाता है। विंग को ये पता था कि वो मून गॉडेस का चाइल्ड है, वो लोना भी है, वांगजी उसे प्यार भी करता है, सब कुछ। लेकिन उसे अपनी पावर्स का अभी भी एहसास बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी वजह से सब लोग थोड़े से कंफ्यूज थे। तो सीचन उसे कहते हैं, "वांगजी, अजीब बात है, उसकी पावर इनलाइट हो चुकी है लेकिन उसे फील क्यों नहीं हो रहा है?" तो इस पे वांगजी कहता है, "क्योंकि वो एक इंसानी फॉर्म में है और उसे शायद नहीं पता है कि पावर को यूज कैसे करना है गा।" सीजन कहते हैं, ये भी पॉइंट है, कोई बात नहीं, तब क्या हम उसे बताएं?" जी कहता है, "हमें खुद नहीं पता, उनसे पावर से।" इतना बोलने के साथ ही वो लोग वापस से डिस्कशन करते किसी और चीज को लेकर के, और फिर वापस से जियांग जेंग से कहते हैं, "काका, अगर आप ठीक है तो चलिए हम उस दरार को भर देते हैं।" वहीं दूसरी तरफ तो दरार से कुछ शैडो हंटर्स, वो शैडो हंटर्स तो एक तो वैसे भी रात के अंधेरे में कहीं पे भी आ जा सकते थे, उनकी बॉडी उसी जगह रह जाती थी लेकिन उसकी सोल्स बाहर निकल जाते थे, तो ऐसे भी उनका काम हो जाता था। लेकिन दरार फूटने की वजह से वो आसानी से कहीं भी आ जा सकते थे। जियांगजिंग वहां वापस आता है उस दरार को भरने के लिए, पूरी कोशिश करने के बाद भी चटकता हुआ दरार जो था वो फुल नहीं होता है। जियांगजिंग अपनी पूरी पावर यूज कर लेने के बाद भी कहता है, "ये तो फुल ही नहीं हो रहा है, अब हम क्या करें?" तो जो हमारा वांगजी था वो कहता है, "अगर नहीं हो रहा है तो हम इसे दूसरी जगह से सील करते हैं ना?" तो कहता, "ठीक है, लेकिन जो दूसरी जगह से सील करने की कोशिश करे तो वो भी नहीं हो।" अभी लोगों को समझ तो नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या, लेकिन तभी पीछे से मून गॉडेस आती और कहती है, "ये अब कभी सील नहीं होगा, एक बार ये टूटा है और वो भी विंग की वजह से, तो दूसरी बार भी ये विंग ही ठीक कर सकता है।" तो जो वांगजी था उसे देख करके गुस्सा हो रहा था और कहता, "अच्छा, और इस बार उसकी जान फिर से लेनी आई हैं आप?" मून गॉडेस कहती है, "मेरा काम है कि मैं लोगों को सही सलाह दूँ, अगर उसे मानना और नहीं मानना उसकी बस की है। और दूसरी बात ये कि मैं विंग की जान लेने नहीं आई हूँ। पिछली बार उन लोगों ने उसे मारा और तुम नहीं बचा सके, तुम्हें उसे ढूँढ लेना चाहिए।" तो वांगजी कहता है, "पर वो उस समय एक सर्टेन एज तक नहीं था और मुझे नहीं पता था।" मून गॉडेस कहती है, "एक किंग अपनी क्यून को हर हाल में पहचान ही लेता है। तुम अपने
पार्टनर के लिए लॉयल नहीं थे, जिस वजह से तुमने उस टाइम पे उसे खो दिया। वांग जी कहता है पर मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। तो मून गॉडेस कहती है वो तुम्हारे लिए खाना कपड़ा सब कुछ करता था, तुम्हारे सोने से लेकर के उठने बैठने, ठंड में तुम्हें कौन से रजाई कपड़े हैं, खाने में क्या पसंद है, गर्मी में तुम कहाँ जाना चाहते हो, किस किताब को पढ़ना चाहते हो, वो सब कुछ उसे पता था। तुम्हारे लिए सेवा करने के लिए ज्यादा लोग नहीं थे, बस 4 से 5 थे। उस 4-5 में से भी एक को तुम नहीं पहचान पाए। अजीब बात है ना वांग जी। एक तो बोल। गॉडेस कहती है अब जो भी होगा वो वही करेगा, और उसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है। वांग जी खींचते हुए वापस से मैंसन आ जाता जहाँ पे विंग पढ़ाई कर रहा था। वांग जी को इतना गुस्सा करते हुए देखकर कहता क्या हुआ। वांग जी कहता है नथिंग। फिर जो हमारा विंग था वो कहता ओ अच्छा ऐसा क्या। फिर वांग जी उसे कहता है विंग तुम्हें अपने बॉडी में कुछ फील नहीं होता है। विंग कहता है नहीं तो। वांग जी कहता है "आह, विंग तुम एक लूना हो, तुम्हें अपनी पावर का एहसास होना चाहिए। तो इस पे विंग कहता है क्या सच में होना चाहिए, पर मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे इसे कैसे यूज करना है। वांग जी उसे कहता है एक दरार है, चलो भर के दिखाओ तो। फिर वांग जी विंग को लेकर के उसी जगह आता है जहाँ पे विंग कहता है लेकिन इसे कैसे पैक करो। वांग जी कहता है तुम्हें पता होना चाहिए विंग, इसे हाथ लगाओ। विंग जब उसे हाथ लगाता है तो उसके अंदर से येलो लाइट्स आने लगती है और बहुत सारे शैडोज दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वांग जी कहता है सिट ये पोसिस हो रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं हाँ, पर ये कैसे हो सकता है। वांग जी कहता विंग ये कैसे हो सकता है। विंग कहता मुझे क्या पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। तभी सीचन कहते हैं विंग का ब्लड जिसकी वजह से ये लोग एक्टिव हो रहे हैं। विंग कहता है मेरा ब्लड। सीचन कहते हैं हाँ, क्योंकि मैंने सुना था कि भीरिया क्लान के लोगों ने जो लूना थी ना, आई मीन कि तुम्हारा पहले जो जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा सारा ब्लड निकाल लिया था और बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड करके दफनाया था। जिसके बाद इन लोगों ने वो सारा ब्लड पिया और उसके वंशज एक एक के बाद एक ताकतवर होते चले गए थे। ये तो उन्हीं के वंशज है ना। तो विंग कहता है अच्छा ऐसा क्या, अब क्या करें। तो वंशी कहता है तुम्हें उनसे मुकाबला करना होगा, तुम्हें अपनी तलवार देनी होगी। तो विंग कहता है मेरी तलवार, पर मैं इन सब के लिए रेडी नहीं हूँ। आई मीन सीरियसली मुझे कैसे पता होगा कि क्या करना है। मुझे कहता विंग कभी भी कोई भी किसी चीज के लिए सीरियस नहीं होता है, हाँ उसे मौका मिलने के बाद उसे करना होता है। विंग कहता है नो ये डूड नो मुझसे नहीं होगा। वंशी कहता विंग बस अंदर चलो। फिर सब लोग आ जाते हैं और सब लोग ऐसे ना बैठे हुए थे। फिर वांग जी कहता विंग इसे खोलो। वांग जी ना अंदर जाकर एक तलवार लेकर आया था, जिसे देख के कहता ये क्या है डूड। वांग जी कहता देखो मैं इसे खोल नहीं सकता, लेकिन ये तुम खोलो। तो विंग कहता है लेकिन मैं कैसे खोलूं। वांग जी कहता है ये तलवार लूना के लिए बनाई गई थी, मेरी लूना के लिए। मैं उसका हस्बैंड होने के बावजूद भी इसे खोल नहीं सका, क्योंकि हमारा कभी आमना सामना हुआ ही नहीं था। बस मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ, इसे खोलो। रिंग उस तलवार को देखता है, अंदर ऐसे छूते हुए जैसे ही टच करता है वो तलवार खुल जाती है। जिसके बाद वांग जी कहता है देखा तुमने इसे खोल दिया, मतलब तुम इस तलवार को चला सकते हो। तो विंग कहता है ओ गॉड तलवार ये वो दिस दैट, एक तो मेरे सर पे कुछ नहीं जा रहा, ऊपर से बहुत हेडेक वाला है। दूसरी बात ये कि मुझे तलवार चलानी ही नहीं आती, मैं कैसे चलाऊंगा। वांग जी कहता है इट्स ओके सब ठीक होगा। उसके बाद वांग जी और वो बाकी सब लोग खाने के लिए आ जाते हैं। वो लोग वापस से ब्लड पी रहे होते हैं और विंग हमारा खा रहा होता है। वांग जी देखता है कि विंग ने ऐसे चम्मच को कुटर कुटर करके खा रहा था। पूछता है क्या हुआ। विंग कहता है मैं बस सोच रहा हूँ ये सब क्या हो रहा है। मेरे 18 साल पूरे होने के बाद एक मुसीबत खत्म हुई जहाँ पे आंटी ने मुझे बुली करना बंद किया, तो दूसरी तरफ ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई। वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है विंग वो तुम्हारा पास था, किसी जन्म का कोई बैगेज जो क्लियर हो गया है, लेकिन अब तुम्हारा फ्यूचर है। तुम मेरे हो और हम तुम्हारे फ्यूचर हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पे एक किंग हूँ उस तरीके से तुम क्यून हो। तुम्हारे अंदर कुछ तो खास बात होगी ना। किंग कहता है पर उस शैडो हंटर्स का खात्मा करना, हाँ इट्स इम्पॉसिबल, कैसे करूंगा मैं। जी कहता है जब होगा तब हो ही जाएगा, इतना बोल हम जी किंग को खाने के लिए बोलता है। सभी लोग खाना वगैरह खा लेने के बाद ऊपर आते हैं, जहाँ पे भी वांग जी को देख रहा था। वांग जी इसके पास आते हुए कहता है सो जाओ बाबा बेबी, मैं थोड़ा-सा काम करके आता हूँ। विंग कहता ओके। फिर इतना बोल करके विंग सो गया हुआ था। वांग उस तलवार को विंग के बगल में ही रख देता है टेबल पे एंड देन चला जाता है। वांग और वो सब नीचे आकर के कहते हैं अब हम क्या करें। तो जियांग कहता है एक ही बात, फेक इट टिल यू मेक इट। तो इतना सुनना हुआ था तो कहता और वो कैसे काम करेगा।
चंगचिंग कहता है, मैं उसे खोल सकता हूँ। उसमें से शैडो जैसे ही बाहर आएंगे हमें तैयार होना होगा। हमें फाइट करनी होगी तब तक जब तक कि विंग नीचे आकर के उस तलवार से उसे खत्म ना कर दे। जी कहता है, क्या ये काम करेगा? चंगचिंग कहता, काम तो कर जाएगा पर बहुत रिस्की है। जी कहता है, उसके लिए मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। फिर इतना बोलकर चंगचिंग उस शैडो हंटर्स वाली जगह पे आता है। थोड़ा दरार को ओपन करता है जिसके बाद उसमें से बहुत सारे शैडो उसके दीवार से अंदर आने लगते हैं जहाँ पे दरार थी। श्री चनवांग जी और जियांगचिंग और भी और जितने लोग थे वो क्रिस ये सब ना उन लोगों से लड़ना स्टार्ट करता है। इधर वांग ये सब लड़ रहे होते हैं तो विंग के बस आंख लगी ही थी। बट फिर भी वो जब देखता है कि वांग जी अभी तक नहीं आया है तो उठकर नीचे आवाज लगाकर कहता है, वांग जी। और जब वो बाहर आकर देखता है तो गॉड, जहाँ पे वांग जी और ये सब दोनों फाइट कर रहे होते हैं। विंग चिल्लाते हुए कहता है, वांग जी ये क्या कर रहे हैं आप? वांग जी उसे छोड़ दीजिए, वांग जी चलिए। पर वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, विंग वो तलवार लेकर आओ जल्दी से जल्दी। विंग कहता है, हाँ तलवार। फिर वो ऊपर जाकर भागकर लेकर आता है, कहता हाँ ये लीजिए। वांग जी कहता है, वीक तुम जानते हो इसे हम नहीं चला सकते, इसे तुम चला सकते, इसे खोदो और मारो इन लोगों को। विंग कहता है, पर मुझे नहीं आता। वांग जी कहता है, ये मुझे मार डालेंगे तब करोगे क्या? विंग कहता है, पर मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे बताइए कैसे करना, मुझे सब कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ गॉड। तो फिर वांग जी ने अपने आप को ढीला छोड़ता है जिससे कि विंग उसे उकसा सके वो। और जब वो उसे ढीला छोड़ता है तो वो हंटर वांग जी को ना ऐसे ना नुकसान पहुंचाना और गला दबाना स्टार्ट कर देती विंग की पूरी बॉडी। वांगजी की पूरी बॉडी स्टिफ हो गई तो वो खुद को हिला भी नहीं पा रहे थे। कहता नो 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 नो, वांगजी 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 प्लीज क्या करूं? सीजन कहते हैं, विंग उसे खींचो और उसके पेट पे घूम दो। विंग कहता है, नो मैं वांगजी को नहीं मार सकता। तो सीजन कहते हैं, तुम वांगजी को नहीं उसे मारो, ओके ना? विंग कहता ओके। इतना बोलकर विंग उसके पेट में घूमने की बजाय ऐसे नहीं जैसे लगता है कि जैसे ऊपर से लेके है या काट देता है। ऐसे काटता है तो वो सैडो ना कट जाता है, वांगजी ना ऐसे खांसते हुए अलग हो जाता है। रिंग जब देखता है कि सडक खत्म हो गया तो कहता है, हाँ मैंने कर दिया। आप ठीक है? जी कहता है, विंग तलवार उठाओ। विंग फटक से तलवार उठाकर कहता है, अब ठीक तो है ना? जी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, इन सबको मारना स्टार्ट करो। विंग कहता है, पर मुझे नहीं आती, मुझे नहीं आती, मुझे नहीं पता कैसे करनी। जी कहता है, विंग मैं करता हूँ, ओके ना? ऐसे बोलकर जैसे जैसे विंग वांगजी हाथ मूव कर रहा था ना, विंग भी सेम वे में करते हुए एक दो को मार देता है। और उसके बाद वो कहता है, देखा इतना आसान था ना? इतना बोलकर विंग का हाथ उस पर रखता है एंड देन जियांगजिंग उसके ऊपर हाथ रखते हुए सील पैक कर देता है। सील पैक हो जाने के बाद जियांगजिंग कहता है, हाँ ये पहले क्यों नहीं पता चला था कि एक लूना और दूसरी लूना की मदद करे तो ये बंद हो जाएगा। ओ गॉड ना भी ना। हाँ। तो सीजन कहता है, चलो ये काम कर गया, लेकिन भी तुम्हें उस शैडो हंटर्स के मेन जो विलन है या हम किंग बोल सकते हैं उसे उसे मारना होगा, तब जाकर के ये रुकेगा, वरना ये लोग हमें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। किंग कहता है, मारना जरूरी है। तो वांग जी कहता है, क्यों तुम उसके साथ रहना चाहते हो? विंग कहता है, नहीं हम उससे बात भी तो कर सकते हैं ना। तो वांग जी कहता है, वो बात सुनने को तैयार हो तब ना। कहता बोल। वो सब लोग अंदर आ जाते हैं। विंग तो ऐसी भी उसकी फटी पड़ी थी लेकिन फिर भी वो खुश नजर आ रहा होता है। उसके बाद हमारा वांग जी उसे कहता है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? विंग कहता है, हाँ ठीक ही था। जिंदगी में पहली बार मैंने शैडो हंटर्स को मारा है। वो लोग इंसान कम परछाई ज्यादा लग रहे थे। तो मंगजी कहता है, हाँ हाँ वो परछाई तो थे, तभी तो वो हवा में ऐसे घूम रहे थे ना। तो हमारा विंग कहता है, ओह अच्छा ऐसा क्या? उसके बाद फिर जो हमारा विंग था थका हुआ था तो उसे थोड़ी भूख लग गई थी तो उसे फ्रूट वगैरह दिया जाता है खाने को। खाने के बाद वो जब सोने जा रहा होता तो मंगजी कहता है, तुम्हें सोना नहीं, चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करो। फिर मंगजी विंग को लेकर के आता है, उसे प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करता है। रात के 1 घंटा प्रैक्टिस कर लेने के बाद विंग और वांगजी वापस से सोने आते हैं और अपने एवरीडे मीन्स एवरीडे कार्यक्रम में लग जाते हैं। अब ऐसे करते हुए ना वांगजी ना विंग को कुछ दिनों तक वो सभी चीजें सिखाता है, कैसे मारना, कैसे हथियार डालने, सभी चीजें। उसके बाद वापस से उन लोगों की लाइफ नॉर्मल चल रही होती है पूरे 1 मंथ बाद। अब उसमें से कोई कोई शैडो ना हमेशा निकलते ही रहता था और इन लोगों को परेशान करता था सिटी में जाकर के लोगों को ऐसे इकट्ठा करके। लेकिन वांग जी उन सबका खात्मा करने के लिए किसी न किसी को भेज देता था, जिसके बाद वो लोग धीरे धीरे करके खत्म भी हो रहे थे। इसकी वजह से जो शैडो किंग था ना वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। तो विंग को मारने के लिए फिर से वहां से निकल करके अकेले ही आ गया हुआ था क्योंकि वो बहुत पावरफुल था, बहुत ज्यादा ही। तो उसे जब देखता है ना वांगजी और उसे कहता है, अच्छा तो तुम उस दिन बच गए थे, मरे नहीं थे। अरे ये वही था जिसका वांगजी ने मतलब ऐसे ना मारने की कोशिश की थी लेकिन वो घुट्टे पे आ गया था। और विंग को देखा जब वो हवा में फ्लोट कर रहा था तो जियांगजिंग और वो सब ने उसे मारने के लिए भागा था बाहर, जहाँ पे इन लोगों को ऐसे खींच के फेंका था वांगजी ने। तो वांगजी को देखते हुए कहता, हाँ उस दिन तुमने मुझे छोड़ दिया था बच्चा समझ के, लेकिन आज मैं वही
बच्चा बड़ा हो गया हूँ और मैं इसको मार डालूंगा और इसकी सारी शक्तियों को भी ले लूंगा। विंग तो हालांकि उसकी फटी पड़ी थी, लेकिन फिर भी ढीठ की तरह कहता है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। वो बेचारा हमारा शैडो हंटर्स उसे देखकर कहता है, अच्छा तो तुम मुझे मारोगे? हाँ, कैसे बताओ मुझे। तो जो विंग था, अब उसे स्वर्ड्स तो चलाने आती ही थी। वो जब उसे मारने के लिए जाता है तो छिप जाता है। वांग जी कहता है, विंग अपनी पूरी ताकत लगा, उसे छलना आता है। विंग कहता है, हाँ तो मैं एक्सपर्ट थोड़ी हूँ, मैंने बस 10 दिन सीखा है और 10 दिन में कौन ही ऐसे सीखता है। तो वांग जी कहता है, 1 मंथ। विंग विंग कहता है, हाँ हाँ वही 1 मंथ में कौन सीख जाता है, बोला अजीब बात है। फिर वांग जी और उन सब बाकी के शैडो हंटर्स में फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। और विंग इससे लड़ रहा होता है। अब जब वो लड़ रहा होता है तो शैडो हंटर्स के साथ छल कर रहा होता है। वो भाग जा रहा था इधर से उधर। विंग कहता है खींचते, ओए टाइम प्लीज, थप्पा, ओके ना? मेरे साथ खेलना है तो सीरियसली वो खोलो, ऐसे घूम घूम के मत खेलो, ठीक है? तो वो कहता है, ओ बच्चों तुम मुझे मारने आए हो और तुम मेरे साथ ऐसे कॉमेडी कर रहे हो। विंग कहता है, हाँ तो कॉमेडी वाली हरकतें करेगा तो कॉमेडी ही करूंगा ना। फिर वो कहता है, ठीक है बताओ कैसे करना है। विंग कहता है, मेरे पास आओ। तो वो कहता है, ठीक है। फिर वो कहता है, थोड़ा पास आओ। वो कहता है, ठीक है। और आते ही विंग उसके पेट में सीधे घुसेड़ देता है और इधर के बाद घुमा देता है। घुमाने के साथ ही सीधे चीर देता है ऊपर से नीचे तक और उसके बाद काम खत्म। सब लोग तो ऐसे मार रहे होते हैं ना, शैडो हंटर साथ में वांगजी और जियांगचिंग और सीचन सब ना उसको देख रहा होता है। जहाँ पे शैडो हंटर्स जो मेन था ना वो चिरा पड़ा हुआ था नीचे। विंग ना उसको ना ऐसे 2-3 खंडी खंडी ना उड़ा देता है, जैसे कि विंग की बॉडी को काटा था। काट देने के बाद कहता है, हाँ लो हो गया। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, दिमाग भी तो चलाया जा सकता है ना। सारे लोग तो मुंह हाँ करके उसे देख रहे होते हैं। उसका जितने भी शैडो हंटर्स थे उस शैडो हंटर्स के मरने के साथ ही धीरे 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 करके विलुप्त होते हुए उसी में मिल गए थे। क्योंकि जितने भी शैडो हंटर्स थे वो सब उस शैडो हंटर्स किंग ने बनाया हुआ था, जिसका खात्मा विंग ने अभी जस्ट कर दिया था। हम जिसके पास भाग कर आ रखा था, ये तुमने कैसे किया? विंग कहता, जैसे देख रहे हो मैंने वैसे ही किया। सीजन और जंगजिंग भी आ गए थे और कहते, विंग वाकई में तुमने ये सब कुछ कैसे किया? विंग कहता, पर किया क्या मैंने मैंने उसे बुलाया और मार तो डाला। तो वंग जी कहता है, तुमने उसे लड़ाई नहीं की, कुछ किया नहीं, सिंपली उसे ऑर्डर किया, वो आया और चला भी आया। तो विंग कहता है, हाँ तो थोड़ा दिमाग भी तो लगाना चाहिए ना। अभी ये हिस्टोरिकल टाइम जोन थोड़ी है कि इसके साथ ही हा करके मैं स्वॉर्ड प्रैक्टिस करूं और फाइट करूं। और वो तो मेरे से होने से नहीं रहा। 1 मंथ में मैंने क्या ही उखाड़ लिया है। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्रिक करके उसे अपने पास बुलाऊं। और वो बेवकूफ की तरह मेरी बात भी सुन रहा था। तो मैंने बस बुलाया और खत्म कर दिया, काम खत्म। अभी 1 घंटे लड़ने से क्या ही फायदा, एनर्जी वेस्ट होती है, मैं इंसान हूँ। तो सभी लोग बोलते, नहीं तुम मून गॉडेस के संतान हो। विंग कहता है, हाँ जो भी हो पर मैं हूं तो इंसान ही ना। फिर वंग जी कहता है, गॉड छोड़ो भी। और इतना बोलने के साथ ही उस मून गॉडेस के बॉडी को वहां पे दफन कर दिया जाता है। जहाँ पे विंग को दफनाया गया था ये वही जगह था। उसके दफन होते ही वहां पे सारा अंधकार खत्म हो जाता है और एक नॉर्मल, एक बोल सकते हैं कि दुनिया बन जाती है। उसके बाद वो लोग विंग को लेकर के मैंसन आ जाते हैं, जहाँ से बॉर्डर एरिया के बाद एक अच्छा हरा भरा जगह दिख रहा था, जो कि बाकी में दूसरे लोगों के लिए रहने के लिए उपयुक्त हो सकती थी। विंग खुश था और वो उसे कहता है, तो वंग जी मैंने अच्छा काम किया ना? विंग कहता है, हाँ। वंग जी कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है विंग। विंग खुश होते हुए कहता है, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? वंग जी उसे गोद में उठा लेता है और जियांगचेंग और सीचन कहता है, एवरी मीन्स एवरी डे। विंग कहता है, क्या मतलब? वंग जी कहता है, बैठ पे चलो बताता हूँ, इतना बोल। वंग जी विंग को लेकर के आ जाता है और उसे कहता है, तो फाइनली सब कुछ अंत हुआ है ना? विंग कहता है, हाँ वो तो है। उसके बाद वो दोनों जब एक दूसरे को किस कर ही रहे होते तब भी पीछे से आवाज आती, हम जी कहता, कहो प्लीज डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। तभी पीछे से आवाज आती, वांग जी जब मुड़ के देखता कहता, क्या? फिर वो कहता, मून गॉडेस। विंग और वांग जी दोनों नीचे घुटनों पर थे। मून गॉडेस विंग के पास आते हुए कहती है, बाबा ये रही आपकी पावर। विंग कहता है, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है मून गॉडेस, मैं इंसान बन करके और इसके साथ रहना चाहता हूँ। उसने कहा कि ये मेरा हस्बैंड है, तो मुझे कोई पावर नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता कि वंग जी कितने साल के हैं, मुझे नहीं जानना कि ये वैम्पायर है या इंसान है, पर इन्होंने मुझे हमेशा हमेशा सपोर्ट किया है, मुझे प्यार किया है, मुझे सराहा है और मेरी मदद की है मून गॉडेस। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे पावर्स के साथ मुझे क्या करना चाहिए, बट अगर है तो मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों को दे या ऐसे रेलम में जाकर के जो जो सच में वाकई में इसके हकदार हैं। मून गॉडेस विंग को आशीर्वाद देती है,
तुम हमेशा खुश रहो और आगे का जीवन तुम्हारा बहुत ही ज्यादा सुखमय बीते। इतना आशीर्वाद देकर वहां से वो चली जाती है। उसके जाने के बाद वांग जी विंग को देखकर कहता, विंग तुम वाकई में बहुत समझदार हो। विंग कहता है, अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। वांग जी कहता है, चलो आगे कंटिन्यू करते रहो। इतना बोल वांग जी फिर से विंग के ऊपर टूट पड़ता है। विंग बहुत खुश था, बहुत ज्यादा। अगले दिन जब सब लोग वापस से डाइनिंग एरिया में आए हुए थे तो सीजन कहते हैं, तो वांग जी क्या तुम विंग से शादी करने वाले हो? वांग जी कहता है, हमें किसी सोसाइटी में किसी को दिखाना तो है नहीं, पर फिर भी मैं अपने पूरे वैम्पायर क्लैन के सामने में विंग से शादी करना चाहता हूँ। सीजन कहते हैं, ठीक है। इतना बोल सारे वैम्पायर क्लैन के लोगों को बुलावा भेज दिया जाता है। रात के वक्त सब लोग एक ट्रेडिशनल वैम्पायर ड्रेस वेयर किए हुए थे, जहाँ पे वंगजी खड़ा था। विंग अंदर से तैयार करके जियांगचिंग उसे लेकर के आता है और उसके सामने में खड़ा हो जाता है। उन लोगों को प्रीस्ट जब पाउस दे रहे होते हैं तो वहां पे दो प्याला लाया जाता है, इसमें खून भरा हुआ था। वांगजी उस प्याले को अपने हाथ से इंटरवाइन करते हुए विंग की तरफ बढ़ाता है। विंग तो मुंह बनाते हुए कहता है, अब मुझे खून पीना पड़ेगा? वांगजी कहता है, हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? विंग कहता है, ई सच में मुझे खून पीना पड़ेगा? मुझे शादी नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वांगजी कहता है, विंग। विंग कहता है, मैं इंसान हूं ना, मैं साथ खून कैसे पीऊंगा? तो वहाँ सीजन ऐसे ना उसे देख रहा होता, कहता है, क्या लगता है? चंग जिंग कहता है, क्या लगता है वो नहीं पिएगा? सीजन उसे देखकर कहता है, बीवियों का तो काम ही होता है खून पीना। चंग जिंग कहता है, क्या कहा तुमने? वो कहता है, चाहे वैम्पायर की बीवी हो या फिर राजा की बीवी हो या फिर इंसान की बीवी हो, आखिर बीवियां खतरनाक ही होती है ना। इतना बोलना हुआ ही था तो जंग जिंग भी लग, अच्छा बच्चों कमरे में आना जरा, फिर बताते हैं तुमको हम। इधर वांगजी विंग का नाक बंद करता है और उसे गटका देता है। विंग बेचारा भी लग कर रहा होता है। उसके बाद वांगजी फिर उस ब्लड को पी जाता है, क्योंकि विंग ने एक घूंट ही लिया था और वांगजी दोनों पी जाता है और कहता है, बस बहुत हुआ, चलो आशीर्वाद देते। इतना बोल विंग को ना ऐसे ना कंधे पे टांगता है और सबको ग्रीट करता है। विंग को लेकर के सीधे 1 सेकंड में अपने कमरे में। और सीचन भी लाइक, मेरा भाई हर वक्त एक्साइटेड ही रहता है ये सभी चीजें करने के लिए। तो झांगची कहता है, इन लोगों को खून पिलाओ और कमरे में आ जाओ, वहां मुझे तुम्हारा खून पीना है। इतना बोल झांगचिंग भी भाग जाता है। सीजन कहता है, आज तो मेरा बिल्कुल भी खैर नहीं, आज तो मेरा कल्याण तय है। तो ऑडियंस क्या लगता है, आज मैं बच जाऊंगा? कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है ना? तो यहीं पे ये फैन फिक्शन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को ये फैन फिक्शन? मुझे जरूर वन शॉट आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।